कि नेटवर्किंग में एक से ज्यादा सिस्टम कनेक्ट होंगे, दो या दो से ज्यादा, मतलब दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, और एक पर्पस के हिसाब से। पर्पस क्या होगा? शेयरिंग ऑफ डेटा। आज हम लोग ये देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन से उसके कंपोनेंट होंगे। कंपोनेंट का मतलब कि उसमें कौन सी डिवाइस रिक्वायरमेंट होंगी और उसकी सर्विस क्या होगी, पहली चीज। तो एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से क्लियर करो, क्योंकि जो आप बुक पढ़ते हो उसमें थोड़े से ये चीजें कंफ्यूजिंग में लिखी होती। तो पहली चीज तो जैसे एक पॉइंट आएगा नोड एंड होस्ट। तो कल जैसे डिस्कस कर रहे थे किसकी, नोड और होस्ट। तो बैबी जरा बताएंगे क्या बताया था हमने? बैबी, यस सर। नोड एंड होस्ट के बारे में थोड़ा सा। वो सर जो नोड है वो हर कोई, मतलब सर क्लाइंट सर्वर सबको सर कंबाइन करके हर एक नोड होता है सर। ठीक है, बट जो सर होस्ट होता है, हाँ, जो होस्ट होगा बताएं। सर जो होस्ट होता है वो शायद सर सर्वर होता है सर। अच्छा, साक्षी तुम बताओगे कुछ नोड और होस्ट में डिफरेंस क्या है मेनली? साक्षी बेटा, यस सर। नोड एंड होस्ट में कोई डिफरेंस है या नहीं? नोड एंड होस्ट में हाँ, आई थिंक सर कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि नोड भी एक मेन कंप्यूटर की तरह वर्क करता है और मतलब मेन वो है, और होस्ट भी वही है कि जो किसी चीज को मतलब पूरा वो करता है, मतलब चलाता है उसको। अच्छा, सैनुमा, सैनुमा बेटा देखिए, अच्छा समझिए, नोड एंड होस्ट में क्या है कि नेटवर्क के थ्रू सारी डिवाइस, वायर को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि जो भी डिवाइस है, हर डिवाइस का एक एड्रेस होता है, ये तुम्हें पता होगा शायद। जैसे मोबाइल आप चलाते हो तो मोबाइल का एक आईपी एड्रेस होता है कि नहीं? ऐसे ही जो लैपटॉप भी आप चलाते हो उसका भी एक आईपी एड्रेस होता है। एड्रेस चाहे आईपी हो या एक और एड्रेस होता है जिसको बोलते हैं मैक एड्रेस, ठीक है, एमएसी एड्रेस। तो उसे होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। अच्छा, आईपी एड्रेस जो होता है ये दो टाइप के, एक चेंजेबल भी होते हैं, एक स्टैटिक भी होते हैं। जैसे लैपटॉप का जो आईपी एड्रेस होता है वो स्टैटिक है, लेकिन जब आप उस पर वेबसाइट चलाते हो कोई या कोई एप्लीकेशन चलाते हो तो डायनेमिक आईपी एड्रेस होता है। एंड दूसरी चीज ये कि कुछ ऐसे डिवाइस भी होते हैं जैसे राउटर हो गया या अदर डिवाइस जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, तो इनमें क्या होता है कि मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस से मतलब है, ठीक है। तो जितनी भी एड्रेसवर डिवाइस है, जिनका भी एड्रेस है, वो सब क्या होंगे? नोड होंगे। वो सब क्या होंगे? नोड होंगे। आर एड्रेसवर डिवाइस आर एच नोड। यानी कि होस्ट भी जो है वो भी एक क्या होगा? नोड होगा। अब नोड और होस्ट में एक माइनर सा डिफरेंस है। नोड क्या है? सब, जितनी डिवाइस है वो सब नोड है। होस्ट वो डिवाइस होंगी जो एक पर्पज से ना यूज होकर एक से ज्यादा पर्पज से, मतलब जो जर्नल पर्पज से डिवाइस यूज है वो आपकी होस्ट है, लेकिन जो एक पर्टिकुलर पर्पज से वो क्या होगी? नोड होगी। नोड में तो सभी आएंगे, मतलब जैसे प्रिंटर है आपके पास, तो प्रिंटर एक क्या होगा बेबी? नोड होगा या होस्ट होगा? सर मतलब नोड में तो देखिए सभी आएगा, सर बट नोड भी होगा सर नोड भी होगा और सर होस्ट भी होगा। नहीं बेटा, प्रिंटर होस्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रिंटर एक ही पर्पज से यूज हो रहा है। किस काम से? प्रिंटिंग के पर्पज से। बात समझिए। होस्ट में जर्नल पर्पज से जो डिवाइस यूज होती है वो आती है, यानी कि मेनली अगर देखें तो कंप्यूटर जो है वो तो होस्ट होंगे, लेकिन जो आप अदर कनेक्टिंग डिवाइस हैं जैसे प्रिंटर हुआ या स्कैनर हुआ, या मान लीजिए आपने पेन ड्राइव को यूज किया, ठीक है, पेन ड्राइव भी आप कनेक्ट करते हो, या नेट चलाने के लिए मॉडेम होता है, तो ये सब क्या होंगे? नोड होंगे। जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो सब नोड है, लेकिन नोड का ही एक पार्ट है होस्ट। होस्ट में केवल वो डिवाइस आएंगी जो जर्नल पर्पज से यूज है। प्रिंटर आपके पास एक नोड की तरीके से काम करेगा, ना कि होस्ट की तरीके से। बात समझ पाए कि नहीं साक्षी? यस सर। आप यस जो सर। देखिए, आप जो बुक पढ़ोगे सुमता अरोरा, तो सुमता अरोरा में ये एक दो चीजें थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मतलब जैसे नोड एंड होस्ट भी सही से क्लियर नहीं है। आप कम्युनिकेशन चैनल एक पॉइंट आपको मिलेगा, वो भी अच्छे से क्लियर नहीं।
तो पहली चीज ये समझ लो, नोड में सारी डिवाइस आएंगी। सारी डिवाइस का मतलब वो डिवाइस है जिनका एक एड्रेस है। वायर जो आप कनेक्ट करते हो, लैन कनेक्ट करते हो, इनका कोई एड्रेस नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा आपकी कोई भी डिवाइस, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो आपके पास स्कैनर हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, सभी में या तो आईपी एड्रेस, मतलब होते तो दोनों ही हैं, आईपी एड्रेस भी होता है, मैक भी होता है। आईपी एड्रेस जो है वो नेटवर्क से मतलब होता है, जो एक्चुअली में आपने एक मॉडर्न पढ़ा होगा आप इसके नेटवर्क की, ओएसआई मॉडल या टीसीपी आईपी मॉडल। तो आईपी एड्रेस जो है लिंक, वो नेटवर्क लेयर से लिंक करता है और फिजिकल लेयर से लिंक करता है मैक एड्रेस। फिजिकल लेयर का मतलब होता है एग्जिस्टिंग सिस्टम, मतलब हार्डवेयर से मतलब है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप पॉइंट पढ़ सकते हो। जैसे इसमें पॉइंट एक एक क्रिया है। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, अ नोड इज एनी एड्रेसेबल डिवाइस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। नेटवर्क से कोई भी डिवाइस जिसका एक एड्रेस है वो सब क्या होंगी, नोड। सेकेंड थिंग, एवरी नोड एज हैज अ यूनिक नेटवर्क एड्रेस। हर नोड का एक यूनिक नेटवर्क एड्रेस होगा। वायर को छोड़कर सारी डिवाइस का एक एड्रेस होता है। एंड अदर आर नोड कैन बी कंप्यूटर और सम अदर डिवाइसेस सच एज, प्रिंटर भी आपके पास एक क्या है, नोड है। स्कैनर भी क्या है, नोड है। कंप्यूटर भी नोड है। मोबाइल भी नोड है। गेमिंग के लिए आप प्ले स्टेशन बनाते हो, वो भी एक नोड है। होस्ट में जब आप जाओगे तो उसमें पॉइंट मिलेगा। पहला पॉइंट पढ़ें ध्यान से, तो आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी जो हमने आपको बताया कि जर्नल पर्पज से जो कंप्यूटर यूज होंगे वो आपके पास क्या होंगे, होस्ट होंगे। सिंगल पर्पज से जो यूज होंगे वो केवल नोड होंगे, वो होस्ट नहीं हो सकते। ठीक बच्चों, अब दूसरे पॉइंट पर मूव करें। अच्छा, कल हम लोगों ने एक डिस्कस किया था सर्वर और आपके पास क्लाइंट के बारे में। तो क्रिस्टी जरा बताएं सर्वर क्या चीज होती है। क्रिस्टी, हाँ सर। सर्वर बताएं थोड़ा सा। सर्वर रिस्पॉन्सिबल होता है कि नेटवर्क की वजह से सर होता है। नहीं देखिए, नेटवर्क देखो सर्वर सर एक रिसीवर होता है सर। देखिए, पहले तो एक एक पॉइंट क्लियर हो लो। आप एक चीज बहुत क्लियर हो लो, कंप्यूटर साइंस में कोई आपको डिफिनीशन नहीं मिलेगी। मतलब आपको कोई ऐसा, अभी तक भी तुमने पढ़ा होगा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन या अकॉर्डिंग टू दिस, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा सब कुछ मीनिंग है। यानी कि जो चीज आप समझते हो बस उसको आप एक लैंग्वेज में लिख दो, वो सफिशिएंट है। कोई भी डिफिनीशन नहीं होती कंप्यूटर साइंस में। तो सर्वर की अगर बात करें, देखिए नेटवर्क जो है, अगर नेटवर्क नहीं होगा तो सर्वर का कोई यूज ही नहीं है। क्योंकि अगर आप दो सिस्टम कनेक्ट कर रहे हो तो नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होगी। तो सर्वर का यूज तभी है जब नेटवर्क होगा। कैसी बात समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। बट आप ये नहीं कह सकते कि सर्वर जो है वो नेटवर्क है। नेटवर्क से कनेक्ट होगा सर्वर। अब सर्वर हमने कल बताया था थोड़ा, होता क्या है, एक सिस्टम होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। क्लाइंट एक सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, वो रिक्वेस्ट सर्वर रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद उसके करेस्पॉन्डिंग जो भी अप्रोप्रिएट रिस्पांस उसे देना होता है वो किसको प्रोसीड कर देता है, क्लाइंट। तो क्लाइंट और सर्वर दोनों एक तरीके से देखे जाए तो क्या है, कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के अलावा एक प्रोग्राम भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये आपस में क्या है, एक प्रोग्राम। अब सर्वर को डिफाइन करने की अगर बात है तो हम कैसे करेंगे कि सर्वर इज अ कंप्यूटर आर प्रोग्राम। अच्छा, आर प्रोग्राम क्यों आया? क्योंकि कहीं कहीं पर सर्वर जो होता है वो प्रोग्राम के थ्रू भी ऑपरेट करता है। जैसे हमने कल ही एक चीज बताई थी कि कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट सर्वर से ना कनेक्ट करके बीच में मीडिएटर भी होता है। तो आप उससे सर्वर समझ रहे हो, डेटा कहीं स्टोर है, वो अलग सर्वर है। तो सर्वर को हम कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। तो सर्वर इज अ कंप्यूटर आर प्रोग्राम which receives some request from a client and proceed corresponding, क्या प्रोसीड करेगा किस्टी, रिस्पांस टू द क्लाइंट। पहला पॉइंट लिखा हुआ है आपके पास, सर्वर या कंप्यूटर प्रोग्राम विच कैन प्रोवाइड वेरियस फंक्शनैलिटी ऑप्टेन कॉल सर्विसेज। यानी कि जो रिस्पांस प्रोसीड कर रहा है उसको हम लोग सर्विस के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे नेटवर्क की बात करें तो पहले तो आप एक थोड़ा सा नेटवर्क एज्यूम करो। जैसे आप मोबाइल में भी अगर हॉटस्पॉट आपने बनाया तो उससे अगर मान लो 4 मोबाइल कनेक्ट हुए तो आपका मोबाइल उस टाइम क्या हो गया, सर्वर हो गया। वह भी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि आपका मोबाइल सर्विस ट्रांसफर कर रहा है।
और जो क्लाइंट सर्विस रिसीव कर रहे हैं वो सब क्या है, क्लाइंट, जो भी यूजर रिसीव कर रहे हैं। अब वो सर्विस किसी भी वे में हो सकती है, कोई जैसे आपने अपना नेटवर्क दिया, डेटा दिया, तो आप ये सर्विस, कभी कभी क्या है कि आपने कोई फाइल शेयर कर दी, जैसे करंट टाइम में देखा जाए, मान लीजिए हमने क्या किया हुआ, ये जो स्क्रीन पर आपको जो भी दिख रहा है, ये फाइल हमने शेयर की हुई है आप लोगों के साथ, तो यहाँ पर हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या हो गया, एज अ सर्वर, आप लोग क्या हो गए, एज अ क्लाइंट। अगर आप कोई फाइल शेयर कर रहे हो तो आप क्या हो जाओगे, सर्वर हो जाओगे, हम क्या हो सकते हैं उस टाइम, क्लाइंट हो सकते हैं। तो सर्वर सर्विस प्रोवाइड करेगा, क्लाइंट सर्विस को रिसीव करेगा, पहली चीज। बट सर हाँ शेयरिंग वर्ड यूज नहीं होना चाहिए सर, आपने बताया था क्लाइंट और सर्वर हाँ में। हाँ सर वो हाँ प्रोवाइड कराता है, ये यूज करेंगे, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है सर। बट सर देखिए, शेयरिंग फिर हाँ वही चीज बता रहे हैं, तो हम बता क्या है, देखिए हमने यहाँ पर जो शेयरिंग में लाया, तो यहाँ पर हमने कम्युनिकेशन में क्या बोला कि जैसे हमने आपको सर्विस दी, आप हमें दे दो, ठीक है। तो एक आप सर्वर का एक छोटा व्यू समझ सकते हो, बट ये एग्जैक्ट सर्वर नहीं, क्योंकि जो एग्जैक्ट सर्वर होगा वो केवल वन वे कम्युनिकेशन होगा, मतलब कि वन वे कम्युनिकेशन का मतलब ये रिक्वेस्ट रिस्पांस तो होगा टू वे में, लेकिन सर्वर सर्विस देगा, सर्वर सर्विस रिसीव नहीं करेगा। जैसे आप जब यस सर। हॉटस्पॉट किसी को देते हैं, अगर कभी भी आप देखें, तो आपका नेटवर्क अदर यूज करता है, क्या आप उसका यूज करते हो, अगर वो ऑन भी करने तो नहीं नो यूज होता सर। है। आपके मोबाइल का डेटा अदर को जाएगा, बट उसके मोबाइल का डेटा आपको नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये चीज भी ध्यान रखना है, जब सुनता रहो आप पढ़ोगे तो उसमें शेयरिंग वर्ड है, शेयरिंग को ना यूज करके आप प्रोवाइड यूज करिए, क्योंकि सर्वर और क्लाइंट का अलग स्ट्रक्चर है। क्लाइंट एक लेयर अगर देखा जाए तो डाउन है, सर्वर क्या है, अप है। साक्षी इतनी बात समझ रहे हैं कि यस। नहीं? यस सर। तो ये चीज, तो सेकेंड पॉइंट ये कल हमने डिस्कस भी किया था कि आ सिंगल सर्वर कैन सर्व मल्टीपल क्लाइंट, एक सर्वर एक से ज्यादा क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करा सकता है, और एक क्लाइंट एक से ज्यादा सर्वर भी यूज कर सकता है। जैसे कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिजल्ट देखने के बारे में, कि आपके अगर रिजल्ट देखते हो तो कोई जरूरी नहीं कि एक ही सर्वर हो, एक से ज्यादा सर्वर भी हो सकते हैं। हाँ वो बात अलग कि आप डेटा एक ही सर्वर से यूज कर रहे हो। नेक्स्ट हम लोग देखें तो नेक्स्ट या नेटवर्क कैन हैव मोर देन वन सर्वर, एक नेटवर्क पर भी एक से ज्यादा सर्वर हो सकता है। अब इसको थोड़ा सा अगर आप ऐसा समझे, जैसे आप बैंक कभी गए हो तो बैंक में भी सर्वर होता है, बैंक में भी सर्वर होता है। आपने सुना भी होगा सर्वर डाउन हो गया या सर्वर काम नहीं कर रहा है। तो सर्वर जो होता है कहीं भी एक से ज्यादा तरीके से भी काम कर सकते हैं, मतलब या फिर ये समझिए सर्वर एक से ज्यादा टाइप के भी हो सकते हैं। अब वो किस टाइप के हो सकते हैं वो सुनिए। जैसे कि अगर आप कोई फाइल शेयर कर रहे हैं या फाइल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हो, तो वहां पर कौन सा सर्वर यूज करेगा, फाइल सर्वर। आप जब इंटरनेट यूज करते हो, उस पर कुछ सर्च करते हो, तो वहां पर जो सर्वर यूज करता है वो कौन सा काम करता है, वेब सर्वर। वहां पर कौन सा काम करेगा, वेब सर्वर। आप फेसबुक में मान लीजिए आपने क्या किया कि लॉगिन पासवर्ड जब आप डालते हो, यूजर नेम पासवर्ड, तो वहां पर जब सर्वर काम करेगा तो कौन सा करेगा, डेटाबेस सर्वर। तो कई टाइप के सर्वर होते हैं, जैसे एक डेटाबेस सर्वर होता है, तो डेटाबेस सर्वर में क्या होगा, कैस्टी बताएं, डेटाबेस सर्वर में क्या होगा। अगर हम लोग डेटाबेस सर्वर की बात करें तो किस काम से वो यूज हो रहा होगा, कैस्टी बेटा, पता नहीं सर हमें। साक्षी बताएंगे। नो सर, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। वैभवी, सर नहीं पता। वो पूछ भी नहीं रहे। सैनुमा, सर शायद से डेटाबेस सर्वर वो होता है जो इंफॉर्मेशन लेता है, हमारी डेटा को स्टोर करता है शायद सर, बट कंफर्म और नहीं, देखिए बात, इंफॉर्मेशन लेगा ठीक है, क्या प्रोवाइड नहीं कराएगा। सर। सर इसमें डाउट है, पता नहीं। अच्छा, देखिए डेटाबेस सर्वर का क्या मतलब है, अभी आप लोग प्रोग्रामिंग को उतना डिटेल से नहीं पढ़े। जब आप प्रोग्राम भी बनाते हैं तो हमें क्या होता है, एक डेटाबेस बनाना होता है। जैसे आपने फेसबुक चलाया होगा, तो या कोई भी आईडी आप चला रहे हो, तो फेसबुक में जैसे आपने अपना साइन अप बनाया, जब आपने नेम स्टोर किया, ईमेल आईडी डाली, पासवर्ड डाला, आप जब सबमिट करते हो वो डेटा, तो वो डेटा एक जगह स्टोर होता है। दूसरा एग्जांपल, जैसे बैंक में आप गए, तो बैंक में आपकी अकाउंट की सारी डिटेल्स कहीं ना कहीं तो स्टोर होती है ना। जैसे आपने
कब कितने रुपए निकाले, कब क्रेडिट हुआ, कब डेबिट हुआ, करंट अमाउंट कितना है, 10 दिन पहले अमाउंट कितना था, कितना इंटरेस्ट लगा, ये सारी डिटेल्स कहीं ना कहीं स्टोर है या नहीं? क्यों बेबी? यस सर। कहीं ना कहीं स्टोर है। अब ये जो डेटा जहाँ Yes, sir. स्टोर होता है, ये डेटा जहाँ स्टोर होता है, वो डेटा किस सर्वर पर स्टोर होता है? डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर, डेटाबेस क्या है? डेटाबेस भी एक जगह, जैसे आप मोबाइल, ये कंप्यूटर में आप मूवी, वीडियो, ये सब स्टोर करते हो, तो इसी टाइप से आपकी सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरी हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। वो कनेक्शन ऑफ हार्ड डिस्क जो है बहुत सारा, वो हमारा क्या कहलाएगा? डेटाबेस सर्वर। तो डेटा को स्टोर कराना और उससे डेटा रिट्रीव करने के लिए जो सर्वर यूज होगा वो होगा डेटाबेस सर्वर। इतनी बात समझ रहे हैं कि? यस Yes, sir. अब जैसे एक दूसरा सर्वर, आप सबसे नीचे वाला पॉइंट देखें तो टिपिकल सर्वर्स आर, मतलब ये कुछ सर्वर के टाइप्स लिखे हुए हैं, जैसे एक डेटाबेस सर्वर, एक फाइल सर्वर। अब फाइल सर्वर को समझो क्या होता है। जब आप, जैसे आप कहीं पर आपने देखा होगा कि आप फाइल को अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं, या आपने मान लो ये देखा हो कि कोई वेबसाइट से आप कोई गाना डाउनलोड करते हैं, सॉन्ग डाउनलोड करते हैं, वीडियो डाउनलोड करते हैं, किया है कभी? कुछ की नहीं किया है? कोई डाउनलोडिंग की है कभी? कोई भी डाउनलोडिंग आप अपनी स्कूल की वेबसाइट पर जाकर कोई पीडीएफ भी डाउनलोड की होगी आपने। Yes, sir. तो आप जब पीडीएफ डाउनलोड करते हो या आपने कोई असाइनमेंट बनाया, सबमिट किया स्कूल की साइट पर, तो ये सारा काम किसके थ्रू होता है? फाइल सर्वर के। यानी कि फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए जब सर्वर की बात आती है तो वो होता है फाइल सर्वर। अच्छा, सर्वर जो काम करता है, ये चीज आपको पता होगी, तो इसके लिए एक प्रोटोकॉल की भी जरूरत होती है। प्रोटोकॉल जानते हैं बेबी? प्रोटोकॉल सर सर जो उसकी लैंग्वेज होती है सर, सर मे बी कुछ उसके रूल्स टाइप में कुछ ऐसा था प्रोटोकॉल। रूल्स। अनुष्ठिता आप बताएंगे कुछ प्रोटोकॉल क्या होता है? नहीं सर, नहीं पता। नहीं पता। देखिए, प्रोटोकॉल को डिफाइन किया था बेबी ने, ठीक बताया। प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स, यानी कि कोई भी सर्वर किस पर्पस से यूज होगा, उसकी क्या क्या फंक्शनैलिटी होंगी, हर एक एसेस होता है। प्रोटोकॉल आपने ऐसे सुना होगा, जैसे कहीं पर कोई प्राइम मिनिस्टर आता है या सीएम आता है तो आपने सुना होगा कि प्रोटोकॉल तोड़कर ये बंदा उस एरिया में घुस गया। प्रोटोकॉल मतलब है कि एक रूल्स का सेट जिसको सभी को फॉलो करना है। अगर वो प्रोटोकॉल टूटता है तो एक अलग बात। तो डेटाबेस का प्रोटोकॉल ये है कि उसे डेटा स्टोर करना है, डेटा को भेजना है। फाइल सर्वर का प्रोटोकॉल ये है कि, अच्छा, फाइल सर्वर के लिए प्रोटोकॉल कौन सा यूज होता है? आपने एक सुना होगा FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सुना है? तो ये प्रोटोकॉल Yes. यूज होगा फाइल सर्वर के लिए। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है कि डेटा को, सॉरी, जो भी फाइल है उसे अपलोड करा सकता है, डाउनलोड करा सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप अगर व्हाट्सएप पर भी अगर एक वीडियो एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो तो वीडियो आपने देखा होगा पहले अपलोड होता है, जब दूसरी जगह जाता है तो वहां पर डाउनलोड होता है। आपने देखा होगा आपके Yes. पास कोई इमेज भी आती है, अगर आपका इमेज, मान लो वीडियो शेयर किया तो आप बहुत आराम से देखोगे, बट आप इमेज भी अगर है तो अगर आपके नेट की स्पीड स्लो है तो आप देखते हो इमेज लोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो ये जो प्रोसेस यूज हो रहा है यहाँ पर FTP का काम है, यानी कि जो सर्वर यूज होगा वो फाइल सर्वर यूज होगा। यही रीजन होता है कि उस इमेज को आप कई दिनों के बाद भी देख सकते हो, और अगर मान लो कोई डिलीट भी कर देता है तब भी वो इमेज आप रिकवर कर सकते हो। तो ये सब सर्वर की वजह से। ऐसे ही एक दूसरा सर्वर होता है मेल सर्वर। तो मेल सर्वर में क्या, जो आप ईमेल यूज करते हो, चाहे वो ईमेल हो, मतलब जीमेल यूज कर लो या रेडिफ यूज कर लो, कोई भी यूज कर लो, तो इसमें जो यूज होता है वो फाइल ईमेल सर्वर यूज होता है। अच्छा, ईमेल सर्वर में जैसे हम कुछ प्रोटोकॉल बताएं, एक तुमने प्रोटोकॉल सुना होगा SMTP, सुना है कि नहीं? SMTP एक प्रोटोकॉल आता है तुम्हारे पास, हम लिख दे रहे हैं जरा। एक प्रोटोकॉल आएगा SMTP, फुल फॉर्म इसका होता है तुम्हारे पास सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा, ये प्रोटोकॉल का क्या मतलब है? जब आप एक जगह से दूसरी जगह ईमेल भेजते हो, मतलब आपने कोई
कभी कोई ईमेल लिखी और आपने एक जगह से दूसरी जगह भेजी तो कौन सी काम करेगा? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन आपके उसमें जब ईमेल आती है, जब डाउनलोड होती है, तो जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है पाप। अच्छा, पाप का क्या मतलब है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। वैसे इतनी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो यस सर। SMTP हो गया ईमेल, जब आप भेजते हो तब प्रोटोकॉल काम करता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और जब आपके पास ईमेल डाउनलोड होती है, किसी ने भेजी, मान लीजिए क्रिस्टी ने एक ईमेल भेजी बेबी को, तो क्रिस्टी के सिस्टम पर जो प्रोटोकॉल काम करेगा वो कौन सा करेगा? SMTP, क्योंकि क्रिस्टी ने सेंड की है। और बेबी के सिस्टम पर जो प्रोटोकॉल वर्क करेगा वो कौन सा करेगा? POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और ये जो भी प्रोटोकॉल डील हो रहा है वो किसके थ्रू डील हो रहा है? मेल सर्वर के थ्रू। यानी कि यहाँ पर जो सर्वर वर्क करेगा वो कौन सा करेगा? मेल सर्वर। इतनी बात समझ के कि नहीं? यस सर। तो सर्वर एक टाइप के नहीं होते हैं। अगर आप क्या कर रहे हो? डेटा स्टोर करा रहे हो, डेटा रिट्रीव कर रहे हो, तो यूज होगा डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस। फाइल को ट्रांसफर कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, उसमें अपलोडिंग डाउनलोडिंग का प्रोसेस होगा, तो ये होगा फाइल सर्वर। आप ईमेल यूज कर रहे हो तो ईमेल सर्वर का यूज होगा। आप कोई प्रिंट करते हो, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे, जैसे आपने ऑनलाइन कोई शॉपिंग की, ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद अब उसका इनवॉइस जनरेट होता है, आप उसे प्रिंट करते हो, ठीक है? तो प्रिंटिंग की जो वर्किंग होगी, क्योंकि प्रिंटिंग के टाइम पर जब आप प्रिंट दोगे तो वो इंस्ट्रक्शन किससे कनेक्ट होगा? प्रिंट से। यानी कि जो फाइल है वो प्रिंटर से कनेक्ट होगी कि नहीं होगी? बताएं। आपने जैसे कोई भी इनवॉइस जनरेट किया, या आप ऐसा समझो, आप कैसा में या कहीं भी बिजली का बिल जमा करने गए, या शॉपिंग मॉल में आप गए, आपने कुछ परचेज किया, परचेज करने के बाद जब वो इनवॉइस जनरेट किया, अच्छा उसने इंस्ट्रक्शन तो कंप्यूटर से दिया, बट मशीन जो आपकी कंप्यूटर वो एक अलग मशीन है, प्रिंटर एक अलग मशीन है। तो जब वो कनेक्ट होगी प्रिंटर से, तो वहां पर जो सर्वर वर्क करेगा वो कौन सा सर्वर वर्क करेगा? प्रिंट। तो वहां पर एक डिवाइस को प्रिंटर से कनेक्ट करा। ऐसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो उसमें भी इनवॉइस जनरेट होता है। अगर उस इनवॉइस को आपको प्रिंट कराना है प्रिंटर से, तो वहां पर काम करेगा प्रिंट सर्वर। हाँ रामांश, कोई डाउट है क्या? रामांश कुछ पूछना हो बताओ। अच्छा हाँ 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 पूछो पूछो। अच्छा चलिए अभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। ऐसे ही एक सर्वर आया आपके पास, वेब सर्वर। आप जब कोई ब्राउजर पर कहीं भी साइट पर जाते हैं, आपको सर्च करते हो जब भी, तो वहां पर जो सर्वर काम करेगा वो कौन सा करेगा? वेब सर्वर। अच्छा, वेब सर्वर में मेनली प्रोटोकॉल पता कौन सा यूज होता है? बताएगा सर कोई? HTTP। HTTP, बहुत सही बहुत सही। HTTP या HTTPS, ठीक है, हम एक बार लिख भी दे रहे हैं। तो उसमें जो यूज होगा वो होगा HTTP, और या एक दूसरा भी नाम होता है HTTPS। ये दो मेनली यूज होते हैं। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा, HTTPS का मतलब होगा, क्या मतलब होगा रामांश बताएं? HTTPS, हाँ मतलब ये तो ऐसा ही होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और S फॉर होता है आपके पास सिक्योरिटी के लिए। मतलब है सेम, बस क्या है, जैसे वो वर्क करेगा ये वर्क करेगा, बस HTTP से बेटर सिक्योरिटी किसमें होगी? HTTPS में। तो जो बैंकिंग की साइड आप देखें, अगर PNB SBI किसी की, तो उनमें जो प्रोटोकॉल यूज होगा वो कौन सा होगा? HTTPS। नॉर्मल कोई साइट है तो उसमें हो सकता है HTTP। मोस्ट सिक्योर जो साइट होगी वो HTTPS से होगी, ठीक है। तो अब जरा ये बताओ, सर्वर में जिसको डाउट हो वो क्लियर करिए पहले। वैसे बताएं कोई डाउट होगा सर्वर से रिलेटेड? सर वेब सर्वर एक बार समझा दीजिए। ठीक है, देखिए वेब सर्वर में आपके पास क्या है कि जो भी आप मोबाइल के थ्रू या आप कंप्यूटर के थ्रू जो आप सर्च करते हो जो भी चीजें, तो वो सर्चिंग जो होती है वो आपके पास होती है किसके थ्रू? हम एक बार दिखा भी रहे हैं आपको डिस्प्ले पर। जैसे मान लीजिए आपने क्रोम ओपन किया, कोई भी ब्राउजर ओपन किया,
जैसे मान लीजिए हमने ये ओपन किया, ठीक है। अब हमने इसमें कुछ भी मान लो हमने सर्च ही किया HTTPS, तो अब यहाँ पर जो आप सर्चिंग कर रहे हो, वैसे समझिए जो भी सर्चिंग कर रहे हो, यहाँ पर जो प्रोटोकॉल यूज होता है तो ये यूज होता है आपका चाहे HTTPS या HTTPS। अब वो कैसे लिख कर आएगा वो हम दिखा भी रहे हैं। दूसरी साइड को लेते हैं, जैसे हमने मान लो facebook.com, देखते हैं इसमें यहाँ पर डिस्प्ले होगा, अब इसमें नहीं होता तो हम दूसरी चेक करते हैं जरा। आया जैसे, अब देखिए ये आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, शायद ये हुआ कुछ डिस्प्ले। एड्रेस बार में सबसे ऊपर देखें क्या लिखा है, HTTPS। अच्छा, ये जो प्रोटोकॉल हुआ ये आपके पास है वेब प्रोटोकॉल, और इस टाइप से जो सर्वर बनेगा वो कौन सा होगा आपके पास, वेब सर्वर। एक मिनट। अच्छा, वेब सर्वर का मतलब समझ लो, वेब सर्वर क्या है, जो भी आप सर्चिंग करते हो जो भी चीजें, तो सर्चिंग जो आपकी परफॉर्म होगी वो परफॉर्म होगी वेब सर्वर के थ्रू। जो रिक्वेस्ट आप डेटा एक्सेस करते हो, आप अपनी स्कूल की भी साइट चलाते हो तो वो किसके थ्रू है, वेब सर्वर के थ्रू। आप कोई डेटा शेयर करते हो तो शेयर में कौन सा यूज होगा, वेब। कोई फाइल आप शेयर कर रहे हो, डेटा शेयर कर रहे हो तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, फाइल सर्वर, फाइल वाला। लेकिन आप इंटरनेट पर जाकर नेट की सर्विस यूज करके जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हो तो वहां पर यूज होगा वेब सर्वर। चाहे वो स्कूल के लिए आप एक्सेस कर रहे हो, आप अपनी स्टडी के लिए कुछ यूज करते हो, बहुत सारी साइट जैसे विकिपीडिया है तो वो किस पर बेस्ड होगी, वेब सर्वर पर। डेटाबेस भी है, देखिए विकिपीडिया में बहुत सारा डेटाबेस भी स्टोर है तो डेटाबेस भी यूज होगा। जैसे फेसबुक में अगर बात करें तो फेसबुक में भी तो आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर है ना, तो फेसबुक में भी अगर देखा जाए तो वो डेटाबेस सर्वर यूज होगा। इसको आप ऐसे समझो, जैसे आपने अभी हमने फेसबुक ओपन किया तो जब हमने लिखा www.facebook.com और इंटर किया तो यहाँ पर जो सर्वर यूज होगा वो तुरंत कौन सा यूज होगा, वेब सर्वर। लेकिन फिर वहां से वो जो डेटा उठाएगा, इमेज उठाएगा, हमारी फ्रेंड लिस्ट उठाएगा, हमारी इमेज उठाएगा, हमारा नेम उठाएगा, वहां पर कौन सा सर्वर यूज होगा, डेटाबेस सर्वर। अब अगर हमने फेसबुक के थ्रू मान लीजिए आपको कोई पीडीएफ भेजी हुई है मैसेज में, ठीक है, उस पीडीएफ को जब हमने भेजा तो जो अपलोडिंग हुई वहां पर कौन सा सर्वर यूज होगा, फाइल सर्वर। आपने अपनी फेसबुक आईडी ओपन की, उस पीडीएफ को जब डाउनलोड किया तो कौन सा सर्वर यूज होगा, कौन सा यूज होगा, फाइल सर्वर। यानी कि एक ही एप्लीकेशन में या एक ही नेटवर्क में एक से ज्यादा सर्वर यूज हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सिंगल सर्वर ही यूज हो। वेब इतनी बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? यस सर। तो वेब सर्वर केवल रिक्वेस्ट रिस्पांस के टाइम पर जब आप कुछ सर्च करते हो, आपको कुछ रिस्पांस आता है तब यूज होता है। उसके बैकग्राउंड में डेटाबेस सर्वर भी यूज होता है, फाइल सर्वर भी यूज होता है। ऐसे ही एक और सर्वर आता है जैसे गेम सर्वर। गेम सर्वर क्या है, जैसे आपने देखे हो बहुत सारे गेमिंग के स्टेशन बने होते थे, अब तो शायद कम बने होते हैं, पहले बहुत होते थे वीडियो गेम प्ले करने के हिसाब से, आपने देखे होंगे शायद कभी ये। तो वहां पर क्या होता है कि एक सर्वर गेमिंग का हो गया, बाकी उससे सिस्टम कनेक्ट है, बाकी उससे डिवाइसेस कनेक्ट है, और उसके थ्रू बाकी सारे सिस्टम मैनेज होते हैं। तो वो जो सर्वर है वो क्या होते हैं, गेम सर्वर होते हैं। बात समझ रहे हैं इतनी? आज आप जैसे ऐप मोबाइल में भी गेम चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, तो ये भी जो ऑपरेट होते हैं वो गेम सर्वर के थ्रू ही ऑपरेट होंगे, क्योंकि वो जैसे बहुत सारे गेम, आप पबजी खेलते हो तुम लोग, एक कंप्यूटर वो होता था, काउंटर स्ट्राइक होता था, नीड फॉर स्पीड होता था, बहुत सारे गेम है। तो ये गेम भी जब आप खेलते हो तो इसमें भी जो सर्वर यूज होगा वो कैसा यूज होगा, गेम सर्वर। ऐसे ही एक सर्वर एप्लीकेशन सर्वर है। एप्लीकेशन सर्वर में क्या होगा कि जो वेरियस यूटिलिटीज होती है, जैसे एप्लीकेशन का मतलब होता है डेली, मतलब डेली टाइप की एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल बता सकते हो ऐसी एप्लीकेशन, साक्षी? एप्लीकेशन सर्वर में किस टाइप की एप्लीकेशन जैसे आ सकती है? वेब भी आप बताओगे?
सर पता नहीं। रामांश? सर व्हाट्सएप, फेसबुक। हाँ, फेसबुक भी एक एप्लीकेशन है, आप उसको भी ले सकते हो। और सर जो हम लोग सर हम Python ऑनलाइन चला रहे हैं, शॉपिंग अगर करते हैं वो भी एक बेबी बताएं क्या बता रहे हैं? सर अगर हम लोग पाइथन चला रहे हैं कंप्यूटर पे सर, तो वो नहीं हो सकता सर? हाँ, वो भी हो सकती है। बाकी हम बता रहे हैं, जैसे आप जैसे मान लीजिए किसी के पास मोबाइल है अगर, जैसे प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, अब पाइथन हम लैपटॉप में चला रहे हैं, ठीक है, तो हमने उसे डाउनलोड कर लिया। अब कोई होता है कि पाइथन मोबाइल में जैसे चलाना है तो आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है। जब आप उस ऐप को चलाते हो तो वहां पर जैसे जो सर्वर काम करेगा तो कौन सा करेगा? एप्लीकेशन सर्वर। नॉर्मल जो एप्लीकेशन है उनको आप जब यूज करते हो तो उसके भी अलग अलग बहुत सारे सर्वर होते हैं। आप टाइम चेंज करते हो, कोई गेम प्ले करते हो, छोटा सा कोई गेम है, ठीक है, इसके अलावा आप जैसे कोई एप्लीकेशन चला रहे हो, कोई कंपाइलर है आपके पास या इंटरप्रेटर है पाइथन के लिए, जैसे हमने बोला, ऐसे सी के लिए बोला, तो ये वेरियस छोटी छोटी एप्लीकेशन है। तो वहां पर जो सर्वर वर्क करेगा वो कौन सा वर्क करेगा? एप्लीकेशन सर्वर। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ एप्लीकेशन सर्वर का। एप्लीकेशन सर सर्वर। और एप्लीकेशन सर्वर। हाँ बताओ बताओ रामान। एप्लीकेशन जो सर्वर होते हैं वो प्रोग्राम बेस्ड होते हैं। देखिए, एप्लीकेशन होता है जो आप यूज कर रहे हो। तो आप कंप्यूटर में कुछ भी बनाते हो, बिना प्रोग्राम कुछ भी नहीं बनता है, कुछ भी बेटा। मान लो अगर हम पावर पॉइंट से ये स्लाइड भी आपको डिस्प्ले कर रहे हैं तो पावर पॉइंट भी जो बना होगा ये भी आपके पास, इसकी भी प्रोग्रामिंग हुई होगी। अब जैसे पावर पॉइंट भी एक एप्लीकेशन है, पावर पॉइंट भी क्या है? एक एप्लीकेशन है। अगर इसी एप्लीकेशन को हम यूज करें, ऑनलाइन यूज करें, देखिए ऑफलाइन यूज है तो आपका सिस्टम यूज कर रहा है, तो यहाँ तो कोई सर्वर आए ही नहीं। लेकिन जब इसको आप ऑनलाइन यूज कर रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा? फिर एप्लीकेशन सर्वर। जैसे मैं एक और एग्जांपल है, जैसे आप रिमोट एप्लीकेशन की बात करें, जैसे रिमोट एप्लीकेशन क्या है कि वर्क फ्रॉम होम में क्या है कि कई सारे लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। जैसे हम इसी पर ले लें, मान लीजिए हम जूम ऐप चला रहे हैं, ठीक है, अब जूम ऐप में क्या है कि हम लोग 4-5 लोग आपस में कनेक्ट है, तो ये भी क्या है? एक एप्लीकेशन सर्वर को यूज कर रहा है। और ये चीज देखो हम बहुत क्लियर आपको कर चुके हैं कि एक एप्लीकेशन चलाने के लिए या एक नेटवर्क पर ये नेसेसरी नहीं है कि एक ही सर्वर काम करेगा, एक से ज्यादा सर्वर काम करते हैं, मोस्टली एक से ज्यादा ही काम करते हैं। बहुत ही रेयर केस होता है कि केवल एक सर्वर काम, क्योंकि आप कुछ भी चलाओगे, आप रिक्वेस्ट भेज, देखिए ऑनलाइन आप कुछ चलाओगे, आप रिक्वेस्ट भेजोगे, रिस्पांस वेब गेट करोगे तो वेब सर्वर तो एक्टिव हो गया। अब क्योंकि आप कुछ भी रिक्वेस्ट रिस्पांस करोगे, आपको कुछ ना कुछ डेटा स्टोर होगा, वो डेटा कहाँ स्टोर होगा? डेटाबेस सर्वर में, तो डेटाबेस सर्वर भी होगा। अब फाइल सर्वर का ये है कि आप अपलोडिंग डाउनलोडिंग कर रहे हो या उस साइट में या उस जो भी वेबसाइट है या जो भी एप्लीकेशन है उसमें वो चीज सपोर्ट है तो एक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं। जैसे बहुत सारे स्कूल की वेबसाइट ऐसी होती है जिसमें क्या है, केवल स्कूल की इंफॉर्मेशन दिखाई देती है, आप उसमें ना तो असाइनमेंट अपना गेट कर सकते हो, ना आप कुछ अपलोड कर सकते हो। तो अगर वहां पर देखा जाए तो वहां पर कौन से एक्टिव है? वेब सर्वर एक्टिव है और डेटाबेस। डेटाबेस और वेब ये दो तो नेसेसरी हो गए, क्योंकि कुछ ना कुछ डेटा स्टोर होगा तो डेटाबेस सर्वर होगा। अगर आपके टीचर का नेम भी स्टोर है कहीं तो डेटाबेस सर्वर में ही स्टोर होगा। आप गाना डाउनलोड कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो तो कौन सा सर्वर यूज हो जाएगा? फाइल सर्वर। फाइल सर्वर, ठीक है। कोई एप्लीकेशन चला रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन बहुत टाइप की होती है, ठीक है, मतलब ये तो फिर कैटेगराइज हो जाएगी। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक एप्लीकेशन है, ठीक है, तो वहां पर जो सर्वर यूज करेगा वो कौन सा करेगा? एप्लीकेशन सर्वर यूज करेगा। वेब में इतनी बात समझ रहे हैं कि नहीं? यस यानी सर। कि हाँ बताओ बताओ रामास। सर जो ऑफलाइन एप्लीकेशन होती है उन्हें सर्वर कहना सही है? नहीं, ऑफलाइन में ऐसा कोई सर्वर का काम नहीं होता है, क्योंकि ऑफलाइन में आपकी ही मशीन, मतलब जो जैसे हम अपना कंप्यूटर चला रहे हैं, ठीक है, तो अगर इसमें हम कोई ऑफलाइन यूज कर रहे हैं तो हमारा कंप्यूटर ही सर्वर है और हमारा कंप्यूटर ही क्लाइंट है। बात समझ पा रहे हैं? जैसे हम मान लीजिए पावर पॉइंट ऑफलाइन चला रहे हैं तो पावर पॉइंट हमारे सिस्टम पर ही रन कर रही है और हमने अपने सिस्टम से रिक्वेस्ट भेजी ओपन करने की, तो करंट टाइम में हमारा सिस्टम ही सर्वर है, हमारा सिस्टम ही क्लाइंट है। तो इस वजह से ऑफलाइन में सर्वर का बहुत बड़ा हम लोग डिस्क्रिप्शन लेकर नहीं चलते,
क्योंकि मेन देखिए सर्वर ऐसा भी हो सकता है जो क्लाइंट है वही सर्वर बने, बट एक लार्ज स्केल पर अगर देखा जाए तो सर्वर को हम लोग एक अलग डिवाइस लेकर चलते हैं। तो इस वजह से हम लोग ऑफलाइन में भी हमारा सिस्टम सर्वर होता है, आप ये नहीं कह सकते सर्वर प्रेजेंट नहीं है, सर्वर है, हमारा कंप्यूटर ही क्लाइंट है, बट इसको हम लोग लार्ज स्केल पर लेकर नहीं चलते। लार्ज स्केल पर हम लोग डिस्कस उसी को करते हैं कि सर्वर एक मतलब अलग डिवाइस है। आगे चलकर जैसे एक चीज बता दें, जैसे पाइथन में भी अगर आप आगे प्रोग्राम बनाओगे, जब आप प्रोजेक्ट सबमिट करोगे 12th का, ठीक है, और अदर भी कोई आप प्रोग्राम बनाओगे, तो जब आप कोई प्रोग्राम बनाओगे तो उसमें जब इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जब भी पाइथन में आप पढ़ोगे फाइल मैनेजमेंट एक पढ़ोगे, पाइथन में एक चैप्टर आएगा फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल मैनेजमेंट में क्या होगा कि आप डेटा स्टोर करोगे, उस डेटा को फ्यूचर में गेट भी करोगे। वह भी बात समझ रहे कि नहीं? यानी कि जब आप ये इंटर का प्रैक्टिकल दोगे तो आपको एक प्रोजेक्ट जो स्कूल में सबमिट करना पड़ेगा, तो वो जो प्रोजेक्ट बनाओगे तो उस प्रोजेक्ट के टाइम पर आप एक फाइल में डेटा स्टोर भी करोगे, फाइल में डेटा गेट भी करोगे, यानी कि आप डेटाबेस भी एक बनाएंगे। बट उस टाइम पर आपकी मशीन ही सर्वर होगी, आपकी मशीन ही, मशीन का मतलब आपका कंप्यूटर ही क्लाइंट होगा। तो इस वजह से आप उतना सर्वर क्लाइंट को समझ नहीं पाओगे अपनी मशीन से, बट करेक्ट उस टाइम पर आपका ही सिस्टम सर्वर भी है और आपका सिस्टम ही क्लाइंट है। तो जो एप्लीकेशन ऑफलाइन चलती है उसमें आपका ही सिस्टम सर्वर होता है और आपका सिस्टम ही क्लाइंट। रामांश इतनी बात समझ के कि नहीं? यस सर। ये चीज होती है। हाँ, और कोई डाउट हो? साक्षी बताएं बेटा, कोई डाउट होगा? नो सर। क्रिस्टी, क्रिस्टी नो सर। कोई डाउट? वैसे पूछना, बताओ अगर कुछ डाउट हो किसी सर्वर से रिलेटेड। सर यही सर लास्ट वाला आपने बताया ना कि हम लोग जैसे फाइल सर, जैसे सर प्रोजेक्ट बनाने वाला सर कि अपने हाँ। से ही फिर वापस गेट कर लेंगे सर, ये नहीं समझ में आया कि सर अपने ही कंप्यूटर में कैसे सर सर्वर और क्लाइंट। अच्छा समझिए, देखिए आप जब प्रोजेक्ट बनाओगे, अभी उसको पढ़ा नहीं तो मैं उस पर जा नहीं रहे ज्यादा डिटेल से, थोड़ा आप समझने की कोशिश करिए। आप जैसे प्रोजेक्ट बनाओगे, प्रोजेक्ट में मान लो हमने ये काम किया कि आपको 10 बच्चों का जो रिकॉर्ड है वो स्टोर कराना है, ठीक है। अभी जैसे आपने 11th में अगर कोई पाइथन का प्रोग्राम बनाया होगा, या जिन बच्चों ने भी बनाए हो, तो उसमें तुमने क्या देखा होगा कि जब आप प्रोग्राम बनाते हो, बनाने के बाद आप रन कराते हो, तो जैसे कल हमने रन कराया तो ब्लैक स्क्रीन पर एक आउटपुट आता है, आया था सभी के उसमें। फिर आप जब उस ब्लैक स्क्रीन को कट कर देते हो तो वो आउटपुट चला जाता है। उस आउटपुट को आप फ्यूचर में कभी भी देख नहीं सकते हो, मतलब आपने रन किया, चलाया, बंद किया तो वो आपके पास आउटपुट चला। कल जैसे हमने वो सेकेंड फाइंड किए, तो जब सेकेंड फाइंड किए तो व्हाइट स्क्रीन थी, वो व्हाइट स्क्रीन पर ही आपको एक आउटपुट दिखा होगा जिसमें कुछ सेकेंड आए थे, ठीक है। फिर हमने दोबारा चलाया तो दूसरे सेकेंड आए थे, फिर उसको अगर हम कट कर दें तो वो आउटपुट हम इन फ्यूचर दोबारा नहीं देख पाएंगे। लेकिन अब जब पाइथन में प्रोग्रामिंग में दूसरे चैप्टर है 12th में, एक तो आप फंक्शन पढ़ोगे, दूसरा आप फाइल मैनेजमेंट पढ़ोगे। तो जब फाइल मैनेजमेंट पढ़ोगे तो हम क्या होगा कि उसी आउटपुट को चाहे तो एक फाइल में स्टोर करा सकते हैं। अब वो फाइल कैसे, जैसे आप पीडीएफ बनाते हो, मूवी की फाइल है, इस टाइप से आपके पास एक स्टोर है। तो जैसे आप में कोई पीडीएफ है, कोई आपके पास इमेज है, तो ये बताइए ये फाइल आप इन फ्यूचर कभी भी देख सकते हो कि नहीं? तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग से जब हम फाइल बनाएंगे तो वो हम स्टोर कर देंगे, उसे हम इन फ्यूचर भी देख सकते हैं। और देखने के साथ साथ कभी प्रोग्रामिंग में अगर हमें उस डेटा की नीड है, जरूरत है, तो उस डेटा को हम गेट भी कर सकते हैं। क्योंकि अब आप अपने सिस्टम पर ही क्योंकि फाइल को स्टोर किया और अपने सिस्टम से फाइल का डेटा गेट कर, यानी कि फाइल, देखो डेटा जो स्टोर होता है वो स्टोर कहाँ होता है? सर्वर पर। डेटा जो रिट्रीव होता है वो रिट्रीव कहाँ होता है? सर्वर से। तो इस हिसाब से आपका सिस्टम क्या बना? सर्वर। डेटा जो स्टोर होता है वो सर्वर में स्टोर होता है, डेटा जो गेट होता है वो सर्वर से स्टोर होता है। क्लाइंट केवल रिक्वेस्ट करता है और रिस्पांस गेट करता है, और आप अपने सिस्टम में ही एक दूसरा प्रोग्राम ऐसा रन कराओगे जो उस डेटा के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा, आपका सिस्टम उस फाइल से डेटा देगा, और आपके जो दूसरा प्रोग्राम जिससे आप रिक्वेस्ट कर रहे थे उसमें डेटा मिलेगा। तो बताइए आप अपने सिस्टम से ही पूरा प्रोसेस मैनेज कर लो कि नहीं? तो इस टाइप से आपका सिस्टम ही क्लाइंट बनेगा और आपका सिस्टम ही सर्वर बनेगा।
वैभवी इतनी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? यस सर। थोड़ा सा समझ रहे होगे। अब ये जब फाइल मैनेजमेंट पढ़ोगे, फाइल हैंडलिंग या फाइल मैनेजमेंट, तब ढंग से क्लियर होगा कि हम कैसे स्टोर कर सकते हैं और कैसे गेट कर सकते हैं। तो ये चीज क्लियर हो लो कि सर्वर एक वो स्पेस है जहां पर सर्विस रिसीव मतलब रिक्वेस्ट रिसीव की जाएगी और उसके हिसाब से रिस्पांस दिया जाएगा। क्लाइंट एक वो प्लेस है या क्लाइंट एक वो कंप्यूटर है, क्लाइंट एक वो प्रोग्राम है जो सर्विस रिसीव करने के लिए रिक्वेस्ट प्रोसीड करेगा और रिस्पांस के लिए वेट करेगा। जब रिस्पांस आ जाएगा तो वो अपना सेटिस्फाइज हो जाएगा। तो बहुत सिंपल वे में अगर आए सर्वर और क्लाइंट के बीच में, तो सर्वर इज अ कंप्यूटर आर प्रोग्राम that receive a request from a client and give corresponding या appropriate response to the client. और client is a computer or program that request for a service to the server और wait for the response from the server. बस आपको इतनी चीज याद। सर्वर क्लियर हो गया? सैनुमा बेटा? यस सर। सर्वर में कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर, क्लियर हो गया। अब देखिए, कल जब हमने डिस्कस किया था कि सर्वर किस टाइप का, तो ये एक इमेज है, शायद आपको उतनी क्लियर ना हो रही हो, बट आप समझने की कोशिश करिए। तो हमने जैसे बताया था, जैसे आपके स्कूल में एक लाइब्रेरी बनी होती है, ऐसे ही क्या होता है, बहुत सारी डिवाइसेस का कनेक्शन होता है सर्वर। मतलब कोई सर्वर कोई छोटी जगह नहीं हो, कोई आपका आसमान में नहीं तैर रही है। सर्वर भी एक फिजिकल चीज है, मतलब कि कहीं पर एडजस्ट है। तो जैसे डेटा चोरी की बात की जाए, तो अगर आप इस सर्वर को पूरा चोरी कर लो, हैक कर लो, तो आपका पूरा का पूरा फेसबुक, जैसे मान लीजिए फेसबुक का कोई सर्वर हैक करने या फेसबुक का सर्वर में एक्सेस करने, तो उसका पूरा का पूरा फेसबुक का डेटा चोरी हो सकता है। तो सर्वर भी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। कोई आपके पास ऐसा नहीं है कि आसमान में या एयर में कोई मूव कर रहा हो, और इन्हीं डिवाइसेस में ही आपका डेटा स्टोर है। एक ये व्यू है, फ्रंट व्यू। ऐसे ही आपके पास एक ये रेयर व्यू है कि ऐसे केबल से एक दूसरे से डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, जो हमने आपको बताया भी था कि अगर किसी टाइप से एक डिवाइस क्रैश हो जाती तो उसकी रिकवरी दूसरे सिस्टम में हो जाती, और उसके पीछे एल्गो होती, मतलब उसके पीछे प्रोग्रामिंग होती कि अगर एक क्रैश हो रही तो उसकी कैसे दूसरे में स्टोर। अब हम लोग अगर क्लाइंट की तरफ बढ़े, तो क्लाइंट के पॉइंट हमने क्लियर ही कर दिए, आप एक बार पढ़ सकते हैं ऊपर। तो क्लाइंट is a computer that connect to and uses the resources of a remote computer as servers। मतलब वो सर्वर के क्या करेगा, रिसोर्स को यूज करेगा। और थर्ड पॉइंट अगर आप पढ़ें, सेकंड उसी टाइप से, सेकंड में क्या किया, क्लाइंट कंप्यूटर रिक्वेस्ट फॉर सम रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम अ सर्वर एंड सर्वर कंप्यूटर सर्व्स द रिक्वेस्ट ऑफ क्लाइंट कंप्यूटर। थर्ड में क्या है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हर क्लाइंट के लिए अलग अलग कंप्यूटर है। तो जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे कंप्यूटर क्या हो गए, एक तरीके से क्लाइंट हो गए। देखिए, एम्प्लॉय को आप क्लाइंट ना लीजिए। क्लाइंट कौन बनेगा, कंप्यूटर बनेगा। क्लाइंट और सर्वर, यहाँ पर दोनों चीजें क्या होंगी, डिवाइस होंगी या प्रोग्राम होंगे, कोई ह्यूमन नहीं क्लाइंट होगा। भाई इतनी बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्लाइंट हो या सर्वर हो, दोनों की जगह पर जो होगी वो या तो एक प्रोग्राम ले सकता है या एक कंप्यूटर ले सकता है। तो क्लाइंट तक में अगर कोई डाउट हो तो बताएं, सर्वर क्लाइंट में भी अगर कोई डाउट हो। रामांश कुछ पूछना है? यस सर। सर बताएं। मेनली ये कह सकते हैं, सर्वर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि हमारा डाटा स्टोर करती है। बेटा वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का सर्वर है। जैसे डेटाबेस सर्वर है तो डेटा स्टोर होगा। फाइल सर्वर है तो उसमें तो केवल यही प्रोटोकॉल है कि फाइल को ट्रांसफर करा दो, फाइल को रिसीव कर दो, मतलब अपलोडिंग करा दो, फाइल की डाउनलोडिंग करा दो। तो वो प्रोटोकॉल पर डिपेंड है कि किस टाइप के। जैसे HTTP सर्वर के थ्रू वेब सर्वर है, तो वेब सर्वर का मतलब स्टोर नहीं कराना है। वेब सर्वर का मतलब है बस एक कनेक्शन स्टेबलाइज कराना है। वेब सर्वर का मतलब क्या है, कनेक्शन स्टेबलाइज कराना है आपके रिक्वेस्ट को डेटाबेस सर्वर के थ्रू। बात समझ रहे हैं रामांश इतनी? तो ये डिपेंड, जैसे डेटाबेस सर्वर में डेटा स्टोर होगा, बाकी जैसे हर उसमें सर्वर में। अब जैसे आप ईमेल भी यूज करते हो तो ईमेल के पीछे भी डेटाबेस सर्वर होगा, क्योंकि जो आपका ईमेल का डेटा स्टोर है वो किसी ना किसी डेटाबेस में स्टोर होगा। तो डेटाबेस सर्वर वहां पर कनेक्ट। समझ के बात की नहीं? तो ये डिपेंड, मतलब हर सर्वर के नियम ये नहीं बोल सकते। हाँ बताएं। और सर जो
प्रोटोकॉल सर वो एल्गोरिथम्स होती हैं प्रोग्राम कुछ होते हैं। देखिए एक्चुअली में भी बताना चाहोगे इस पर कुछ, जो इन्होंने क्वेश्चन ये किया है कि प्रोटोकॉल जो होता है वो एल्गोरिथम होते हैं या प्रोग्राम होते हैं? सर प्रोग्राम होता है सर। सर मे अच्छा। बी प्रोग्राम होता है। साक्षी कुछ बताना चाहोगे? नो सर। क्रिस्टी, क्रिस्टी हाँ सर। इनका क्वेश्चन ये था कि जो प्रोटोकॉल है वो एक प्रोग्राम होता है या एक एल्गोरिथम होती है? सर वो एल्गोरिथम होती होगी। अच्छा, सैनुमा सर आप वो बता। प्रोग्राम होता होगा। चलिए ठीक है, सैनुमा बताओगे कुछ? सर एल्गोरिथम। देखिए पहली चीज तो आप ये कह रहे हो, एल्गोरिथम और प्रोग्राम दो अलग चीज नहीं है। पहली चीज, एक प्रोग्राम बनाने के लिए जो आप प्रोसेस इंप्लीमेंट करते हो उसे हम लोग बोलते हैं एल्गो। यानी कि एल्गोरिथम की बात करें तो एल्गोरिथम होता है एक कंप्यूटेशनल प्रोसेस ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि जैसे हमने आपसे बोला कि आपको 2 नंबर का सम करना है। अब आपने जो कोड किया वो तो प्रोग्राम है, लेकिन उस कोड के पीछे जो आप थिंकिंग करते हो, जैसे 2 नंबर का सम करना है तो आप हमें क्या बताओगे, सर पहले क्या करना है, इनपुट 2 नंबर। आपने हमसे बोला इनपुट 2 नंबर, कोडिंग नहीं की आपने, सिंपल हमसे बोला इनपुट 2 नंबर, स्टेप 1। स्टेप 2 सम इक्वल a प्लस बी। स्टेप 3 प्रिंट सम। तो ये जो 3 स्टेप हैं ये क्या कहलाएंगे, एल्गो कहलाएंगे। सच्ची बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये क्या है, एल्गोरिथम है। यस सर। ये एल्गोरिथम। अब इस एल्गोरिथम को जब आप प्रोग्रामिंग के थ्रू कोड में कन्वर्ट कर सकते। अच्छा देखो, कोड होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड। जैसे आप पाइथन में करोगे तो अलग कोडिंग होगी, सी में करते अलग कोडिंग होती, सी प्लस प्लस में करते अलग कोडिंग होती। वही चीज समझिए ना, जैसे आपको पता है कि आपको, मान लीजिए घर पर आप हैं, आपको अभी डिनर लंच करना है, तो आपको क्या अपनी मम्मी से खाना अगर मांगना है, अब ये खाना मांगने का एक ही तरीका है कि आप रिक्वेस्ट पूर्वक खाना मांगो। अब वो बात अलग कि आप लैंग्वेज कौन सी यूज करते हो, आप हिंदी यूज करते हो तो अलग सेंटेंस बोलोगे, इंग्लिश यूज करते हो अलग सेंटेंस बोलोगे, आप घर की भाषा यूज करते हो अलग सेंटेंस बोलोगे। ऐसे ही एल्गो जो है वो एक जनरल पर्पस वे है डेटा प्रोग्राम बनाने का। अब प्रोग्राम आप किस लैंग्वेज में बनाते हो वो प्रोग्राम हो जाए। रामांश इतनी बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो सर इसका मतलब तो एल्गोरिथम हुआ ना। बेटा एल्गोरिथम नहीं हुआ है, इसको आप कह नहीं क्यों सर? सकते। देखिए प्रोटोकॉल जो होगा, एल्गोरिथम जो होती है उसकी, एल्गोरिथम एक प्रोसेस होता है, उसे आप, उसके थ्रू आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो प्रोटोकॉल आप बनाओगे तो आखिरी में तो वो प्रोग्राम बनेगा, लेकिन उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्गो। तो आप इस पर कोई ऐसी बहस नहीं कर सकते हो कि प्रोटोकॉल एक एल्गोरिथम है या प्रोग्राम है। प्रोटोकॉल को आप एल्गोरिथम भी बोल सकते हो, प्रोटोकॉल को आप प्रोग्राम भी बोल सकते हो। जैसे अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने कोडिंग नहीं की, हम लोग प्रोटोकॉल की कोडिंग नहीं जानते, तो हम लोग ये जान सकते हैं कि प्रोटोकॉल एक एल्गोरिथम है, मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको एक सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज किया गया है, तो वो एक एल्गो है। लेकिन उसकी भी एक कोडिंग हुई है, तो एक तरीके से वो क्या है, प्रोग्राम। तो प्रोटोकॉल के लिए आप ये दोनों ही टर्म यूज कर सकते हो, एल्गोरिथम भी यूज कर सकते हो और प्रोग्राम भी यूज कर सकते हो। हाँ बेबी बताएं। सर जैसे अगर सर जितने सारे सर्वर हैं उसके रिस्पेक्टिव उनके सर प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, सभी के, तो हाँ सर बिल्कुल, हाँ हाँ तो सर हर प्रोटोकॉल की अलग अलग सर कोडिंग, मतलब सर जैसे बिल्कुल। कितनी सर लैंग्वेजेस हैं, तो हर देखिए लैंग्वेज में हर एक अलग अलग होता है नहीं, सर हर लैंग्वेज यूज। लैंग्वेज में नहीं होती। देखिए बात समझिए, हर लैंग्वेज में नहीं होती। जो आपका हार्डवेयर कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, बात समझिए बहुत ध्यान से सभी लोग। हार्डवेयर होता है या जो आप मशीन चला रहे हो, इनमें ड्राइवर्स होते हैं, वाईफाई ड्राइवर्स, जो भी ये मशीन के हिसाब से बनती है। जो प्रोग्रामिंग डिजाइन की जाती है वो हार्डवेयर के हिसाब से की जाती है। बात समझ, जैसे आप एटीएम मशीन में गए, तो एटीएम मशीन में आप गए तो उसके लिए जो प्रोग्रामिंग डेवलप होगी तो वो एटीएम मशीन के हिसाब से होगी। एटीएम मशीन प्रोग्रामिंग के हिसाब से नहीं कन्वर्ट होगा। वैसे आप घर में अब टीवी चलाते हैं, ठीक है, आपके घर में जो सेटअप बॉक्स लगा है तो उसकी जो कोडिंग होगी उसकी प्रोग्रामिंग चेंज हो सकती है,
ऐसा हो सकता है कि जो कोडिंग पाइथन के थ्रू सपोर्ट हो रही है उसमें अदर लैंग्वेज से ना हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो मशीन प्रोग्रामिंग के हिसाब से चेंज होगी। तो यानी कि जो प्रोटोकॉल है वो अलग अलग नहीं बनेंगे, प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रोग्रामिंग में चेंज होगा। भैवी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? भैवी सर प्रोग्रामिंग में कैसे चेंज हो जाएगा अच्छा सर? चलिए समझिए ध्यान से। जैसे आप कोई वेबसाइट बनाते हो, ठीक है, वेबसाइट बनाने में आपके पास कौन सा सर्वर यूज होता है? वेब सर्वर। वेब सर्वर मतलब प्रोटोकॉल यूज हो रहा है HTTP और HTTPS। जब आपको वेबसाइट बनाना होता है तो हमें जो लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है वो बेसिक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होती है HTML, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप ये आप लैंग्वेज। हाँ मार्कअप लैंग्वेज आपने 6, 7, 8 में पढ़ी, ठीक। तो अब ये जो चीज है वेब के से कनेक्ट करने के लिए, अगर आप पाइथन के थ्रू भी वेबसाइट बनाते हो, ये आपके इंटर तक में नहीं है, लेकिन अगर इन केस आगे पाइथन पढ़ते हो, आप पाइथन के थ्रू भी वेब एप्लीकेशन बनाते हो, तो पाइथन की कोडिंग तो आप करोगे, लेकिन वो कोडिंग जो होगी वो HTML पेज के साथ होगी। मतलब उसके लिए भी आपको रिक्वायरमेंट किसकी होगी? HTML की। वेब भी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? बिना HTML आप वेब सर्वर से कनेक्ट नहीं हो सकते, यानी कि आप HTTP या HTTPS को कनेक्ट उसकी सर्विस एक्सेस नहीं कर सकते। अब एक दूसरे पॉइंट पर आओ। एक लैंग्वेज होती थी, आप लोग पाइथन में आ गए, इससे पहले लैंग्वेज चलती थी C++, ठीक है। इसके पहले जो लैंग्वेज चलती थी वो चलती थी C++। अच्छा, C++ जो लैंग्वेज थी इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी, यानी कि आप C++ लैंग्वेज से किसी भी तरीके से इंटरनेट कनेक्ट नहीं करा सकते थे। आप नेटवर्किंग करा सकते थे, आप अपने सिस्टम को सर्वर बना सकते थे, दूसरे को क्लाइंट बना सकते थे, लेकिन अगर आप ये सोचें कि नेटवर्क के थ्रू एप्लीकेशन रन कर जाए तो नहीं था। यानी कि C हुई या C++ हुई, अगर उसके थ्रू आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता था कि आप कानपुर में जो प्रोग्राम चला रहे हो उसी प्रोग्राम को आप बेंगलोर जाकर भी चला सकते। उसके लिए आपको कानपुर में जब तक वायर का कनेक्शन जहां जहां नहीं होगा, या मतलब एक लोकल नेटवर्क नहीं बनेगा, वहां पर नहीं चला सकते, क्योंकि ये HTML में भी सपोर्ट नहीं करती। भाई वे बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? आप सेटअप बॉक्स यूज करते हो जैसे, ठीक है, तो सेटअप बॉक्स में जो लैंग्वेज यूज होगी वो अलग यूज होगी। बहुत सारी लैंग्वेज जैसे मैटलेब होती है, जावा होता है, तो जावा जो यूज हुआ वो सेटअप बॉक्स के लिए मेनली यूज हुआ था शुरू में, ठीक है। तो प्रोटोकॉल के हिसाब से लैंग्वेज चेंज करोगे, ना कि लैंग्वेज के हिसाब से प्रोटोकॉल चेंज। हाँ वैभवी बताएं अब क्या आपका डाउट है? यस सर, आ गया समझ में। ठीक। अब वो एक अलग बात कि प्रोटोकॉल से लैंग्वेज कैसे कनेक्ट होती है, उसकी भी कोडिंग होती है, उसके फंक्शन होते हैं, वो एक अलग पॉइंट है, वो एक प्रोग्रामिंग का ही पार्ट होता है। हाँ, यस और किसी का डाउट हो पूछ सकते हैं। सर वो जो प्रोटोकॉल चेंज हो रहे हैं लैंग्वेज के हिसाब से, सर उस चेंजमेंट में AI काम करती है या फिर कुछ और होता है? उस चेंजमेंट में क्या करें? फिर से रिपीट करो, क्या बोल रहे हैं समझे? AI काम करती है या फिर कुछ और? तो वहाँ पे सर जैसे कि जो प्रोटोकॉल चेंज हो रहे हैं, जैसे कि लैंग्वेज बाय लैंग्वेज, हाँ हाँ, नहीं प्रोटोकॉल तो सर वहाँ पे जो चेंज हो रहे हैं, हाँ हाँ नहीं सर, जो मीन्स हमारी लैंग्वेज चेंज हो रही है, हाँ हाँ समझ गए। देखो प्रोटोकॉल्स तो सेम ही है, लैंग्वेज चेंज हो रही है, हाँ लैंग्वेज चेंज होगी। वहाँ पे सर AI काम करती है? नहीं AI नहीं काम, देखो AI सर का AI काम कर रही है वहाँ पे? नहीं AI नहीं काम कर रही। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनका मतलब है, ठीक है। AI वहां पर काम नहीं कर रही। AI देखो जो बेस्ड होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो बेस्ड होता है आपके उस पर डेटाबेस के हिसाब से। जैसे आप मान लीजिए आप अमेजन की साइट यूज करते हैं, आप फ्लिपकार्ट की साइट यूज करते हैं, आप कोई भी वेबसाइट यूज करते हो, तो आपने देखा होगा जैसे आपने अपने घर में 3 मोबाइल मंगाए हुए हैं, बाकी कोई प्रोडक्ट नहीं मंगाए, तो आप देखते हो आपको सजेशन जो दिखाता है वो मोबाइल का ही दिखाता है मैक्सिमम केस में, आपको बाकी प्रोडक्ट नहीं दिखाएगा। लेकिन आपने मान लीजिए उस पर हंसी मजाक में कई सारी बुक सर्च की, कई सारे गेम सर्च किए अगर, तो फिर आपको सजेशन क्या होता है उस पर दिखाने लगता है। तो जो प्रोटोकॉल है ये AI बेस्ड नहीं है। देखिए प्रोटोकॉल ये सब जो है लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, मतलब इस पर आप इतना कॉम्प्लेक्स ना जाओ तो बेटर है। जैसे मशीन लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज होती है, तो जो प्रोटोकॉल बेस्ड होते हैं अधिकतर
उन लैंग्वेज पर बेस्ड होते हैं जो हार्डवेयर के लिए बेटर हो। हार्डवेयर के लिए जो बेटर लैंग्वेज होती है ये असेंबली लैंग्वेज होती है, जैसे सी होती है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो मेनली इन पर बेस्ड होते हैं प्रोटोकॉल। और उससे लैंग्वेज का कनेक्शन कैसे होगा, वो जो लैंग्वेज जब डेवलप होती है, जैसे पाइथन जिसने भी डेवलप की, जावा जब डेवलप हुई, तो वो उससे कनेक्ट कराने के लिए वो अपने प्रोग्रामिंग में अलग अलग फंक्शनलिटी लाता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। मेनली जो ये लैंग्वेज यूज होती है ये प्रोटोकॉल डेवलप होते हैं, ये लो लेवल लैंग्वेज में होते हैं। मतलब लो लेवल लैंग्वेज वो होती हैं जो आपके पास मशीन से आसानी से कम्युनिकेट। मशीन लेवल। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा। अच्छा, ये एक हमने एक इमेज दिखाई आपके पास, तो इसमें आप देखें तो ये आपके पास जैसे 3 क्लाइंट है, एक ये लैपटॉप है, ये डेस्कटॉप है, ये मोबाइल है, बीच में इंटरनेट है, और ये आपके पास एक सर्वर है। तो ये दिखाया गया एक सर्वर से कई सारे क्लाइंट कनेक्ट हो सकते हैं, उससे रिस्पांस ले सकते हैं। इस टाइप से आपका कम्युनिकेशन होता है। बीच में इंटरनेट की जरूरत होगी, अगर इंटरनेट नहीं है, लोकल सर्वर आपने बनाया हुआ है, तो उसमें फिर वायर से कनेक्शन होगा। उसमें किससे कनेक्शन होगा? वायर से कनेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़िए। देखिए यहाँ पर भी थोड़ा क्लियर हो लो, बुक में आपके बहुत कंफ्यूजिंग लिखा है, दो चीजों को एक साथ मिक्स कर दिया। अच्छा, 12 बजे किसी क्लास तो नहीं है? लगभग 10-15 मिनट क्लास और बढ़ेगी आगे। सर मेरी होगी। तुम्हारी है? कितने बजे से? सर ऐसे 12 कर रहा हूँ। ऑनलाइन क्लास है? हाँ। अच्छा, चलिए थोड़ा सा मैनेज करो, 5 मिनट हम कवर करते हैं थोड़ा स्पीड में। ठीक है। देखिए कम्युनिकेशन चैनल में क्या है, देखिए चैनल और मीडियम दो चीजें आएंगी बुक में, आपको चैनल और मीडियम एक ही करके समझाएंगे। चैनल का मतलब आप ऐसे समझो जैसे आप एफएम चलाते हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा आपके 92.7 या अदर भी जो फ्रिक्वेंसी होती है, तो वो एक क्या होते हैं, चैनल के नेम होते हैं कि नहीं। आप टीवी चलाते हो तो टीवी पर आप अलग अलग वो चलाते हो, ठीक है, आपने सोनी चलाया, आपने स्पोर्ट्स के लिए चलाया, ठीक है, तो ये सब क्या है, चैनल है। तो चैनल क्या है कि चैनल एक तरीके से स्टेशन है जहां से कुछ सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, वो सिग्नल एक अदर डिवाइस में एक्सेस होकर वो डेटा ट्रांसफर कराता है। तो चैनल और मीडियम में डिफरेंस है। चैनल मतलब आप देख पहला पॉइंट पढ़े तो चैनल, कम्युनिकेशन चैनल ट्रांसमिट आर डेटा फ्रॉम अ लोकेशन टू अदर लोकेशन। अच्छा, ये डेटा जिस एनवायरनमेंट से ट्रांसफर होगा वो एनवायरनमेंट क्या कहलाएगा, मीडियम कहलाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं रामांश? जैसे आपने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डेटा ट्रांसफर किया बाय यूजिंग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो ब्लूटूथ के थ्रू जब आपने किया तो वहां पर आपका जो मीडियम यूज हुआ, आपने कोई केबल यूज नहीं की, यानी कि जो टेक्नोलॉजी यूज हुई वो कैसे हुई, वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो इस टाइप के जो मीडियम होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वायरलेस मीडियम। दूसरे कुछ मीडियम ऐसे भी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर में आप अपने मोबाइल से डेटा ट्रांसफर करते हो तो यूएसबी कनेक्ट कर लेते हो, देखा होगा ये सभी ने, यूएसबी कनेक्ट करते हो, तो यानी आपने एक वायर कनेक्ट किया और अब जो डेटा ट्रांसफर किया, तो ये कैसी टेक्नोलॉजी होगी, वायर्ड टेक्नोलॉजी। कोई डाउट यहाँ तक? तो कम्युनिकेशन चैनल एक वो प्लेस है जहां से डेटा ट्रांसमिट होकर दूसरे प्लेस तक जाता है, जिसकी एक बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, उसके थ्रू जाएगा। और मीडियम एक एनवायरनमेंट है जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर होगा। कम्युनिकेशन चैनल को प्रोसीड कराने के लिए हमारे पास दो टाइप के मीडियम होते हैं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अगर चैनल से रिलेटेड किसी का डाउट हो तो पूछ सकता है। कृष्टि, चैनल से रिलेटेड डाउट हो तो बताएं। हाँ बताएं साक्षी। नो सर। क्लियर है ना? चैनल मतलब एक प्लेस है जहां से सिग्नल ट्रांसमिट होकर दूसरे प्लेस तक जाएंगे। और आप घर में भी चैनल देखते हो, ठीक है, आप यूट्यूब चैनल जो भी चीज देखते हो, ये सब एक क्या है, चैनल है। लेकिन वो चैनल का एक एनवायरनमेंट जो है जिस मीडियम से वो ट्रांसफर होगा उसे हम लोग बोलेंगे कम्युनिकेशन मीडियम या ट्रांसमिशन मीडियम। अगली स्लाइड में आप देखें कम्युनिकेशन मीडियम और ट्रांसमिशन मीडियम। पहला पॉइंट एकदम आपको क्लियर कर देगा, कम्युनिकेटिंग डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर रिक्वायर्स सम फॉर्म ऑफ पाथवे और मीडियम। एनवायरनमेंट भी आप बोल सकते हैं, दिस पाथवे कार्ड कम्युनिकेशन मीडियम। और कम्युनिकेशन मीडियम को हम लोग दूसरा नाम ट्रांसमिशन मीडियम भी बोलते हैं। एक चीज और क्लियर हो लो, मीडियम या मीडिया ये दो वर्ड भी सेम ही काम करेंगे, चाहे मीडियम लिखा हो चाहे मीडिया लिखा हो।
फिर से हम बता दें, आप जब बुक में पढ़ोगे तो उन्होंने कम्युनिकेशन मीडियम को ही चैनल में डिफाइन कर रखा हुआ है, तो आप उसमें कंफ्यूजन ना हो, ये दो अलग अलग चीजें हैं, माइनर डिफरेंस है उसी टाइप से जैसे नोड और होस्ट में। अब नेक्स्ट आप देखेंगे, एक वायर्ड होता है, एक वायरलेस होता है। हम लोग वायर्ड की तरफ अगर बढ़े तो वायर्ड में क्या होगा कि जहां पर आपको कोई केबल की जरूरत हो, कनेक्शन की जरूरत हो, वो कैसा होगा, वायर्ड होगा। और जहां पर आपको कोई केबल की जरूरत ना हो, कनेक्शन की रिक्वायरमेंट ना हो, तो वो कैसा होगा, वायरलेस होगा। बहुत सिंपल है, आप पहला पॉइंट पढ़ेंगे समझ जाएंगे। When nodes and server are connected with one another through guided media, देखिए गाइडेड मीडिया का मतलब है कि एक केबल का कनेक्शन, और एक दूसरी होती है अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया का मतलब है कि केबल लेस यानी कि वायरलेस। इस कार्ड वायर्ड कम्युनिकेशन। अच्छा, जो केबल यूज होती है इसमें, तो वो 3 टाइप की होती है। एक नीचे सबसे देखें 3 पॉइंट लिखे, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, कोएक्सियल होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल होती है। सबसे पहले जो, जैसे आपके घर में जो टेलीफोन लगे होते थे सबसे पहले, उसमें जो केबल यूज होता है। गाइडेड मीडिया का मतलब क्या था? गाइडेड मीडिया का मतलब होता है एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर आपको एक कनेक्शन स्टेबलाइज कराने के लिए केबल की नीड हो। समझ पा रहे हैं बात? जैसे एग्जांपल के टाइप से, अगर आप अपने कंप्यूटर से मोबाइल में डेटा यूएसबी के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये कौन सा मीडिया यूज कर रहा है, गाइडेड मीडिया। आप अपने कंप्यूटर से डेटा मोबाइल में ट्रांसफर कर रहे हो बाय यूजिंग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, तो ये कौन सा मीडिया यूज करेगा, अनगाइडेड मीडिया। समझ गए कि नहीं, बताएं? हाँ सर। ठीक, गाइडेड मतलब कनेक्शन रिक्वायरमेंट, और अनगाइडेड का मतलब कनेक्शन रिक्वायर्ड ना हो। 3 टाइप की केबल यूज होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक। ये तीनों सीक्वेंस ये है कि ट्विस्टेड सबसे पहले मतलब ओन टेक्नोलॉजी है, कोएक्सियल उसके बाद है, करंट जो टेक्नोलॉजी चलती है वो फाइबर ऑप्टिक चलती है। इस पर थोड़ा हम तुम्हें बता दें 2 मिनट। जो टेलीफोन शुरू में घर में कनेक्ट होते थे, तो उसमें जो यूज होती थी ट्विस्टेड केबल। अब ट्विस्टेड होती कैसे, तो ये इस टाइप से होती। पहली इमेज आपको दिख रही होगी ट्विस्टेड पेयर केबल की, डिस्प्ले हो रही है ना सभी को। यानी कि इसमें क्या होती है, ये रैप होती है एक दूसरे से। कोएक्सियल में क्या होता है कि आपको ये एक जैकेट होता है, जैकेट मतलब जो फाइबर ऊपर कनेक्ट होती है ना, जिसको आप ब्लेड या चाकू से काटते हैं तब अंदर जाते हैं, जैसे ऐसे सील्ड होता है, फिर इंसुलेटर होता है, फिर एक ये सेंटर कंडक्टर होता है। करंट में जो यूज होता है वो मेनली यूज होता है फाइबर का। अच्छा, इनकी कास्टिंग भी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। ट्विस्टेड सबसे चीप होता था, कोएक्सियल की एक्सपेंसिव हुआ, फाइबर सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल बताएं, जो केबल जो टेलीफोन कनेक्ट होते थे वो किससे होते थे, ट्विस्टेड से। कोएक्सियल अगर हम आज से 2-3 साल पहले की बात करें, जब आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन घर में लेते थे, तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन में जो भी केबल यूज होती थी वो कोएक्सियल होती थी। अब जो कनेक्शन होते हैं ब्रॉडबैंड के वो फाइबर होते हैं। जैसे आपने डेन, आपका ये जियो फाइबर आया जैसे, तो इनमें जो केबल यूज होती है वो फाइबर होती है। आप फिजिक्स में एक टॉपिक भी पढ़ेंगे, वो होता है शायद ऑप्टिक्स में एक होता है, पूरा नाम तो नहीं, टोटल ट्रांसमिशन शायद कुछ ऐसे होता है। उसमें क्या होता है कि एक एंगल के थ्रू रे ट्रांसमिट हो, तो वो रेट बाहर नहीं एग्जिट होती। तो इसी फाइबर में क्या है कि ऐसी टेक्नोलॉजी यूज होती है कि आपके जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो मैक्सिमम सिग्नल आप तक पहुंचे विदाउट बाहर ट्रांसमिट होकर। तो फाइबर में क्या होता है कि आपकी बैंडविड्थ जो है वो अच्छी आती है, तो इसी वजह से फाइबर थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ट्विस्टेड सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है, कोएक्सियल उसके बाद में है, फाइबर उसके बाद। इस पर हम लोग एक दिन और डिस्कस करेंगे, अभी जब हम लोग टाइप ऑफ नेटवर्क पढ़ेंगे तब भी ये चीज डिस्कस करेंगे। तो अभी आप इतना समझ लो कि ट्विस्टेड में क्या होती है कि केबल आपके रैप टाइप से होती है। कोएक्सियल में अलग अलग वो होते हैं, केबल तार होते हैं जो अंदर से निकल कर आते हैं 2-3-4, और फाइबर सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, बताएं बैबी अगर कुछ पूछना। बैबी? नो सर, नो डाउट। यहाँ पर आप इतनी समझिए, बाकी। अच्छा, अब दूसरा आएगा वायरलेस। तो वायरलेस बहुत आसान है, वायरलेस में कुछ ऐसा खास नहीं। तो वायरलेस में वही आप समझे कि जब आपको वायर की जरूरत ना हो तो वो कैसा मीडियम यूज होगा, वायरलेस मीडियम। अच्छा, वायरलेस मीडियम में क्या होता है, जैसे आपने रेडियो वेव्स देखी होंगी, सुनी होंगी, देखी तो नहीं होगी, इंफ्रारेड सुनी होगी, माइक्रोवेव सुनी होगी, सैटेलाइट सुना होगा। तो ये जो इन्वायरमेंट है, ये सारे इन्वायरमेंट वायरलेस इन्वायरमेंट है। जैसे आप अपना मोबाइल भी यूज करते हो, तो मोबाइल की जो टेक्नोलॉजी यूज होती है सैटेलाइट बेस्ड होती है।
यानी कि आपका एक स्पेक्ट्रम होता है जो बेचा जाता है, जैसे आपने सुने होंगे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, तो उसमें भी क्या एक सैटेलाइट सेट किया जाता है, उसके थ्रू आपको सिग्नल मिलते हैं। ऐसे ही आप रेडियो स्टेशन जो होते हैं तो उनके लिए क्या है, रेडियो वेव ट्रांसमिट होती है, उससे आप एक्सेस करते हैं। ऐसे इंफ्रारेड होती है जो आपके एयर के एनवायरनमेंट में ट्रेवल होते हैं, जो आपको दिखाई नहीं देती। तो पॉइंट लिखे हुए आप पढ़ लोगे, आराम से समझ जाओगे इसमें। तो इस टाइप से जो वेब के थ्रू डेटा ट्रांसफर होगा वो कौन सा होगा, आपके पास वायरलेस होगा। समझ रहे हैं इतनी बात वेब भी? यस सर। किसी का डाउट हो तो पूछ सकता है, यहाँ तक मीडियम तक आ गया। देखिए नेक्स्ट है कुछ सॉफ्टवेयर, इस पर मैक्सिमम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि जब आप नेटवर्क बनाते हो तो नेटवर्क के लिए मेनली हमें दो सॉफ्टवेयर जरूरत होते हैं। पहला तो होता है प्रोटोकॉल और दूसरा होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, प्रोटोकॉल अभी हम लोग बता भी चुके हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स। आप देखें भी तो इसमें भी लिखा है प्रोटोकॉल इज अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स that allow electronic devices to communicate with each other। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उनको एक दूसरे से कम्युनिकेट कराने के लिए जो यूज होता है। जैसे आप एटीएम कार्ड भी जो लेकर चलते हो, तो एटीएम कार्ड भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या नहीं? वह भी बताएं, एटीएम कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या नहीं? सर है। कैसे? सर सर जब हम लोग सर उसको इंसर्ट करते हैं मशीन में सर, तभी तो हम लोग को सर वो एटीएम मशीन सर हम लोग के मतलब सर रिक्वेस्ट के हिसाब से रिस्पॉन्स करते। ठीक है, वो तो हमने समझ लिया, लेकिन आप ये कैसे बताओगे ना एटीएम? रामांश बताएंगे कुछ? एटीएम डिवाइस जो एटीएम कार्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर है तो कैसे? देखिए अच्छा समझिए, हाँ बताओगे क्या? सर विदाउट मशीन से कुछ होगा ही नहीं एटीएम का। बेटा वो बात नहीं, मशीन आप हम मशीन तो हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन हमारा कहने का मतलब है एटीएम कार्ड को आप कैसे प्रूव करोगे। तो आप समझिए, अच्छा एटीएम कार्ड आप देखिए तो उसमें एक चिप होती है पीछे, आपने देखी होगी एटीएम कार्ड में एक चिप लगी होती है जो रीड करती है मशीन। ये तो देखा होगा ना एक वो। हाँ सर देखा है। जैसे आप अगर ये देखें तो आपको क्या होगा कि ये एक चिप टाइप की लगी जैसे, ठीक है। तो ये जो चिप है तो ये मशीन रीड करती है। अच्छा, जो चिप बनती है इंटीग्रेटेड सर्किट से बनती है। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब है आईसी से, और आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि एटीएम कार्ड में भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी हुई है। तो इसी वजह से एटीएम कार्ड आपका मशीन से कम्युनिकेट कर जाता है। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना हो तो ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। इतनी बात समझ रहे कि नहीं? तो मशीन के बीच में जो कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन के लिए हमें रूल्स बनाने पड़ते हैं, उनका जो कनेक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोटोकॉल। दूसरा पॉइंट आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी सारी मशीन बेकार है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो एक चीज है जो प्रोटोकॉल को भी एक्टिव करेगा और हार्डवेयर को भी एक्टिव करेगा। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे विंडोज हो चाहे लाइनक्स हो, कोई भी हो, वो एक अलग मैटर, लेकिन हर मशीन पर, जो एटीएम मशीन भी है उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, आपके मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, आपका जो सेटअप बॉक्स है इनमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपकी टीवी भी जो चल रही है, सब हर डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम से ही चल सकती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के विदाउट नहीं चल सकती। तो नेटवर्क बनाने के लिए ये दो सॉफ्टवेयर बहुत नीडेड है, एक प्रोटोकॉल, दूसरा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना इसके कोई भी चीज नहीं रन होगी। हाँ, अब नेटवर्क बनने के बाद जो आप सॉफ्टवेयर रन करते हो इन पर, जैसे आपने पावर पॉइंट रन किया, आपने अदर सॉफ्टवेयर रन किया, तो वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग अलग होंगे, वो एक अलग मैटर। हाँ, कोई डाउट हो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पूछ सकते हैं, क्रिस्टी, बेबी, साक्षी, जिसे पूछना है। कोई डाउट? प्रोटोकॉल तो क्लियर है हाँ ना? सर, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार फिर से समझाइए। बेटा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब जब आप नेटवर्क बनाते हो तो जो मशीन है उसको एक्टिव कराने के लिए आपको मशीन पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना पड़ता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कोई मशीन वर्किंग मोड में नहीं आ सकती। इसका मतलब जब आप एटीएम मशीन में रुपए निकालने भी जाते हो तो एटीएम मशीन भी जब चलती है तो उसमें भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, वो चाहे विंडो चल रहा हो चाहे लाइनक्स चल रहा हो, वो एक अलग मैटर। तो
कोई भी मशीन है वो तभी एक्टिव होगा जब उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। जैसे अगर आपको पता हो, अभी आपने जो जियो वाला फोन एक आया था, वो 1500-1200 का जो बिक रहा था जियो वाला, तो आपने देखा होगा उसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग कोई ऑपरेटिंग सिस्टम था, हमें नाम नहीं याद है, उसका एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें क्या था कि नेट आपको हमेशा मिलता रहेगा, ऐसा कुछ सर्विस थी। तो वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में रूल्स थे, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से वो सर्विस दे पा रहा था, अदर मोबाइल नहीं दे पा रहा था। तो ये जो चीज होती है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना वो मोबाइल भी बेकार है। अब वो मोबाइल सक्सेस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो ठीक नहीं था, हैंग कर जाता था, बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो, बट बिना ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी मशीन एक्टिव नहीं होगी। तो जब आप नेटवर्क बनाओगे तो आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होगी। कैसे क्लियर हुई बात की नहीं? हाँ सर। तो ये चीज, हाँ, और कोई चीज पूछनी हो तो बताएं। देखिए नेक्स्ट एक स्लाइड और है, इसको थोड़ा और समझ लो कि नेटवर्क पर हमें सर्विसेज क्या क्या मिलती। तो एक डीएनएस होता है, एक डीएनएस हम बस केवल इतना बता दें कि जो आप वेबसाइट सर्च करते हो तो वेबसाइट का जो नेम होता है, हर वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस भी होता है। तो वेबसाइट आप जब सर्च करते हो तो डीएनएस का काम यह है कि जो आपने www.facebook.com लिखा, इसको इसके करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस से मैप कराना। वो आईपी एड्रेस किसको जाता है? सर्वर को जाता है। क्योंकि इतना आपको पता होगा, कंप्यूटर में जो भी कम्युनिकेशन यूज होता है वो बाइनरी नंबर पर बेस्ड होता है। ये पता है कि नहीं? मशीन जो कम्युनिकेट करती है वो किस पर कम्युनिकेट करती है? बाइनरी नंबर पर, या आपकी लैंग्वेज के हिसाब से बाइनरी नंबर पर। कीबोर्ड में अगर आप ए भी टाइप करते हैं तो इसका भी एक न्यूमेरिक कीवर्ड है जो इसको इनक्रिप्ट कर देता है, और वो न्यूमेरिक जो वैल्यू है वो सिस्टम तक पहुंचती है, वो उसको बाइनरी में चेंज करता है, तब वो स्टोर होता है। अच्छा, बाइनरी नंबर जो है वो एक नंबर का ही हो सकता है, इंटीजर का। तो इसी वजह से डीएनएस का भी एक आईपी एड्रेस होता है, और आईपी एड्रेस किस में होते हैं? हमारे पास नंबर में होते हैं। इसको अभी आप केवल इतना समझिए कि डीएनएस का एक काम है डोमेन नेम सिस्टम, which convert a domain name into its corresponding IP address। और ये IP एड्रेस किसको प्रोसीड हो जाती है? सर्वर को। सर्वर फिर उस हिसाब से काम करता है। दूसरा पॉइंट है जैसे ईमेल, तो नेटवर्क के थ्रू ही तो ईमेल आप भेजते हो। तो ईमेल पहले तो ये समझ लो, नेटवर्क सर्विसेज का मतलब है कि नेटवर्क के ऊपर जो सर्विस रन हो रही है, जो एप्लीकेशन रन हो रही है, उनको हम लोग बोल रहे हैं नेटवर्क एप्लीकेशन। तो बहुत सारी एप्लीकेशन तो आप ऐसे ही बता सकते हो, जैसे एक ईमेल है, ये नेटवर्क है। आप जो मैसेजिंग करते हो सोशल साइट पर, या मान लो आपने मैसेज भेजा, तो ये मैसेजिंग भी किसके थ्रू होती है? नेटवर्क के थ्रू या विदाउट नेटवर्क के थ्रू? नेटवर्क के थ्रू। तो ये भी क्या है? एक नेटवर्क सर्विस है। आप जब इंटरनेट के थ्रू कुछ भी सर्च करते हो तो वो किस पर सर्च करते हो? नेटवर्क पर। तो वर्ल्ड वाइड वेब, www, ये भी आपके पास क्या है? नेटवर्क एप्लीकेशन है। ऑनलाइन गेम प्ले करते हो तो वो भी एक नेटवर्क पर प्ले हो रहा है, वो भी आपके पास क्या है? नेटवर्क एप्लीकेशन। फाइल की शेयरिंग करते हो एक जगह से दूसरी जगह के बीच के लिए, तो उसमें भी आपको नेटवर्क की जरूरत होती है, वो भी नेटवर्क एप्लीकेशन। आपके सिस्टम का, आपके मोबाइल का जो टाइम ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, टाइम आप देखते हैं आपके सिस्टम मोबाइल का ऑटोमेटिक चेंज होता है कि नहीं? तो वो आपको ये एक टाइम सर्विस मिल रहा है 8th पॉइंट में, तो वो किसके अंतर्गत है? टाइम सर्विस के हिसाब से। नेक्स्ट आपको एक 9th पॉइंट मिलेगा, वायरलेस सेंसर नेटवर्क। इस पॉइंट को जरा समझ लो। जैसे आप देखते हैं अपने मोबाइल में आपके वेदर की इंफॉर्मेशन आ जाती है कि आज टेम्परेचर इतना है, क्लाउडी है, सनी है, इन्वायरमेंट की सिचुएशन आती। इसमें क्या होता है कि मोबाइल में आपके पास कुछ ऐसे वायरलेस सेंसर लगे हुए हैं जो आपके करंट जो लोकेशन है, उसका जो इन्वायरमेंट है, उससे वो आपकी इंफॉर्मेशन गेट करता है। तो ये भी आपके पास एक नेटवर्क के थ्रू ही एक्सेस हो रहा है। तो इस टाइप के जो सेंसर हैं या इस टाइप के जो नेटवर्क बनेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? वायरलेस सेंसर नेटवर्क। 10th में आपके पास प्रिंटिंग है। प्रिंटिंग भी जब आप करते हो तो वो भी आपके पास किसके थ्रू होती है? प्रिंटिंग भी तो आप एक नेटवर्क के थ्रू तो करोगे भाई। आपका कंप्यूटर है, आपके पास प्रिंटर है, कंप्यूटर से आपने प्रिंटर को प्रिंट दिया, दो डिवाइसेस कनेक्ट हुई, यानी अब वो वायर्ड से है या वायरलेस है वो एक अलग मैटर, पर दो डिवाइसेस तो कनेक्ट हुई ना। तो ये भी क्या है? एक नेटवर्क सर्विस ही है। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, 7th पॉइंट। तो इसमें क्या है, जब आप फेसबुक पर लॉगिन वगैरह भी करते हो, जैसे यूजर नेम पासवर्ड डाला, तो ये एक ऑथेंटिकेशन है कि आपने वैलिड यूजर हो या नहीं हो। तो ये आपके पास एक ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन भी कैसी नेटवर्क एप्लीकेशन है। ऐसे और भी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है, कुछ डिस्कस की है।
तो डीएनएस भी है, ईमेल भी है, वर्ल्ड वाइड वेब भी है, 5 से। तो अनुष्का इतना ही है, अगर आपको कुछ पूछना हो तो हमसे पूछ लो, बाकी आप जा सकते हो, बाकी लोगों से हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके सर। ठीक है, बाकी लोग बताएं, अगर कोई डाउट हो तो बताएं। डीएनएस हाँ बताएं सर। वो जो www करके वो लिखते वो भी उसी का पार्ट होगा? बेटा नेटवर्क जैसे www वर्ल्ड वाइड वेब जो है, आप नेटवर्क के टाइप पढ़ेंगे ना, नैन मैन वैन करके जो है, तो www भी तो एक नेटवर्क है जो वैन है, तो ये भी क्या है। अच्छा www है क्या एक्चुअल में, जो आप सर्चिंग करते हो डेटा की, ठीक है, तो ये www नेटवर्क के थ्रू ही आपको प्रोवाइड होती है। तो ये भी एक तरीके से आपके पास सर्विस ही है। वो कैसी सर्विस है? वेब सर्विस है, यानी कि वेब सर्विस है जो है हमारे पास, वो क्या है? www। हाँ, और कोई फिफ्थ पॉइंट था। हाँ किस्टी बताओ कौन सा? फिफ्थ पॉइंट इंस्टेंट मैसेज। फिफ्थ बेटा मैसेजिंग। मैसेजिंग वही जैसे आप मोबाइल से अगर मैसेज करते हो, ठीक है, तो वो भी एक इंस्टेंस मैसेज है। आप सोशल साइट से मैसेज कर रहे हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे अब तो बहुत सारी चीजें आ गई, हाइक है, कुछ भी है, तो आप उसके थ्रू कर रहे हो, तो वो भी क्या मैसेजिंग है। मैसेजिंग भी जब आप एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो, तो डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ, तो डेटा एक नेट से दूसरी जगह ट्रांसफर होने में हमें किसकी जरूरत हुई? नेटवर्क की। नेटवर्क के ऊपर जो सर्विस रन होगी, दैट सर्विस नोन एज द नेटवर्क सर्विस। तो नेट इंस्टेंस मैसेजिंग भी जो है, ये भी एक नेटवर्क सर्विस। ईमेल भी अगर देखा जाए तो ईमेल भी एक मैसेजिंग ही है, तो ईमेल भी आपके पास में। हाँ और बताएं वैभवी, तुम्हें कोई डाउट नहीं? सर ऑथेंटिकेशन। तो ये सिक्योरिटी से जो 7th वाला पार्ट। बेटा सिक्योरिटी क्या, आप एक चीज समझिए, जैसे ऑथेंटिकेशन क्या है, जैसे हम 2-3 टाइप से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप फेसबुक चलाते हो मान लो, तो फेसबुक में आपको लॉगिन करना पड़ता है जब यूजर नेम पासवर्ड के लिए, तो यहाँ पर जो आपको सर्विस मिल रही है वो ऑथेंटिकेशन। सेकेंड थिंग, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें मान लीजिए जो लॉकिंग का सिस्टम है, तो कोई डिवाइस है, आप मोबाइल को ले लीजिए, मोबाइल आप देखते हैं तो मोबाइल में क्या है, वो आपको फेस रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, थंब रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, फिंगर रिकॉग्नाइजेशन जो है। तो इस टाइप की जो सर्विस है, ये सर्विस कैसी सर्विस कहलाएंगे? ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। बात समझ पा रहे हैं? तीसरे टाइप से, जैसे कि मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंटर है, लेकिन उस प्रिंटर में ये फिक्स कर रखा गया है कि इससे ये कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं, तो केवल वही कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं, कुछ यूजर नेम या पासवर्ड सेट कर दिया गया है, तो वो क्या है? ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। चौथे टाइप से, जैसे आपने अपने घर में वाईफाई बना लिया या अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर दिया, अब उस नेटवर्क से दूसरा नेटवर्क यानी कि दूसरा मोबाइल कनेक्ट हो सकता है, नेटवर्क नहीं, नोड, आपके मोबाइल से दूसरा मोबाइल कनेक्ट हो सकता है, लेकिन उसको आपका पासवर्ड तो डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा? बताएं कृष्टि, आपका पासवर्ड तो ऑथेंटिकेशन हुआ कि नहीं हुआ? ऑथराइजेशन मतलब ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन है कि एक पासवर्ड के थ्रू आपने उसको क्या किया? वैलिड किया कि ये आपकी डेटा एक्सेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तब आप उसको कर सकते हो। तो ये भी एक सर्विस है। समझ गए ये पॉइंट ऑथेंटिक एंड ऑथराइजेशन? यस। आपको वैसे 12th में इनको डिटेल में नहीं लिखना है, ये सब 60 पॉइंट में आएंगे, बस पॉइंट लिख कर आओगे उसमें। रामांश बताएं, कोई डाउट हो, कोई पॉइंट पूछना हो? आ गया। वैभवी सर 10th वाला प्रिंटिंग एक बार समझा दीजिए। प्रिंटिंग देखिए, प्रिंटिंग एक सर्विस है जिसमें आप क्या करते हो, कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हो, कोई पीडीएफ फाइल प्रिंट करते हो, कोई इमेज प्रिंट करते हो, कोई ये सब डॉक्यूमेंट्स ही है। अब हमने इसको देखो समझाने की कोशिश आपसे कैसे की, हमने कहा कंप्यूटर आपका एक नोड है, प्रिंटर आपका दूसरा नोड है। कंप्यूटर प्रिंटर, अब तो देखिए वायरलेस प्रिंटर भी आते हैं, वायरलेस और केबल वाले भी होते हैं, बट हमने मान लीजिए चाहे आप केबल से कनेक्ट करिए, चाहे आप वायरलेस कम्युनिकेशन करिए, आप जब इंस्ट्रक्शन अपने कंप्यूटर से दोगे तो उस प्रिंटर से डेटा प्रिंट होगा। तो ये जो प्रिंटिंग का प्रोसेस हुआ, यहाँ पर कितने नोड जरूरत पड़े आपको, एक या दो? वैभवी सर दो। दो।
और नेटवर्क की डिफिनीशन हम लोग कहते हैं व्हेन टू आर मोर देन टू सिस्टम, अब वो सिस्टम मतलब कोई भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, आर कनेक्टेड थ्रू ईच अदर फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, नेटवर्क। तो ये एक नेटवर्क बना कि नहीं बना, बना। और आपने प्रिंटिंग एक प्रोसेस बना, यानी कि प्रिंटिंग एक सर्विस बनी, तो ये भी एक क्या होगी, नेटवर्क सर्विस होगी। तो उस टाइप की सारी सर्विस जो नेटवर्क के थ्रू आप चला रहे हो, तो वो सारी क्या नेटवर्क सर्विस, बहुत सारी। जैसे टाइम सर्विस हमने क्यों बोला, जो आपके उसमें टाइम चेंज हो रहा है, तो वो भी आपके एक लोकेशन, आईपी एड्रेस, कुछ भी मान लो वर्किंग हो उसके, उसी के हिसाब से चेंज हो रहा है। नेट की कनेक्टिविटी के हिसाब से भी कभी कभी टाइम अपडेट होता है। तो ये चीज है। हाँ, और कोई पॉइंट हो? कोई पॉइंट सर है और कि? कोई नहीं। अच्छा, नो सर, सर आ गया सर। अच्छा डीएनएस का देखो। सर बैंडविड्थ, हाँ बताएं बताएं बताएं। सर बैंडविड्थ का मतलब समझा दीजिए सर। तो अच्छा, बैंडविड्थ का मतलब, देखिए बैंडविड्थ का मतलब, जैसे इसको तो मैन आप फिजिक्स में वैसे पढ़ोगे अभी, जब मॉडर्न फिजिक्स वगैरह इंटर में पढ़ोगे, ठीक है। तो बैंडविड्थ का मतलब होता है कि एक सर्टेन एरिया में कितने सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आप एक चीज देखें, जैसे मान लो अभी हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, अगर यहाँ पर बैंडविड्थ देखी जाए, जब हम बोल रहे हैं तो हमारे थ्रू जो सिग्नल आएंगे इसकी बैंडविड्थ ज्यादा होगी। आप देखते होंगे कभी कभी आपने रिकॉर्डिंग की होगी किसी की, तो देखते हैं वो चीजें क्या होती हैं, सिग्नल ऊपर उठते हैं नीचे गिरते हैं, ऊपर उठते हैं नीचे गिरते हैं। ऐसा देखा है कभी आपने? कभी भी कुछ ऐसा कोई साउंड प्ले किया हो, ऑडियो प्ले किया यस हो, सर, यस सर, तो यस सर, होता है ऑडियो सर। अगर आपने प्ले किया हो तो उसमें भी आपने देखा हो सिग्नल ऊपर उठते हैं नीचे आते हैं, ऊपर उठते हैं नीचे आते नीचे, हैं। यस सर। तो वो होता है कि किस टाइम पर हमारे सिग्नल्स ज्यादा आते हैं, तब बैंडविड्थ मतलब सिग्नल, वो सिग्नल क्या होता है, ऊपर उठ जाता है, तो वो एक बैंडविड्थ है। तो अब किस टाइम पर और कितने टाइम तक वो मतलब सिग्नल एक कंटिन्यूअस स्पीड में मिल रहा है, तो इस टाइप से जो सिग्नल का ये अप डाउन होता है। अब क्योंकि हम लोगों का ये जो कम्युनिकेशन होता है ये एनालॉग कम्युनिकेशन होता है। एनालॉग कम्युनिकेशन का मतलब होता है जहां पर वेरिएशन होता है। जैसे आपके घर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, ये क्या होता है, एनालॉग, मतलब जो एसी करंट आती है ना, तो दूसरी एक होती है डीसी, डिजिटल करंट, तो वो क्या होती है आपकी फिक्स होती है। तो एसी में क्या होता है, सिग्नल का वाइब्रेशन होता है, और डीसी में क्या होता है, आपका सिग्नल फिक्स है, मतलब अगर उतने टाइम तक आएगा तो वो फिक्स एकदम चलता है। अब जैसे आप कंप्यूटर अगर चला रहे हो, ठीक है, तो आपका कंप्यूटर जैसे डेस्कटॉप जो चलाते हैं जिसमें बैटरी नहीं होती, मान लीजिए अगर कंप्यूटर में भी किसी की बैटरी समाप्त हो गई, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो पावर सप्लाई होती है ये डीसी सप्लाई होती है। तो आपके पास ये पता होना चाहिए, आप चाहे घर में टीवी चला रहे हो, चाहे आपका मोबाइल चल रहा है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं इन सब में डीसी सप्लाई है। क्योंकि डीसी, अब वो डीसी सप्लाई कैसे होती है, उस डिवाइस में ये मतलब ये होते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में मैक्सिमम क्या होता है, बैटरी का सिस्टम होता है। तो डीसी में कंटिन्यूअस पावर मिलती है जिसकी वजह से वर्किंग करता रहता है। एसी में अगर तुम जाओगे तो एसी में क्या होता है, वेरिएशन आता है। तो वेरिएशन में क्या होगा, आपकी डिवाइस ओपन होगी बंद होगी, ओपन होगी बंद होगी, ओपन होगी बंद होगी, क्योंकि फ्लक्चुएशन होता है। तो बैंडविड्थ का मतलब है, भी आप इतना समझिए कि एक सर्टेन टाइम में किसी चीज के कितने ज्यादा सिग्नल्स आ रहे हैं तो बैंडविड्थ उतनी ज्यादा होगी, कितने ज्यादा सिग्नल्स कम है बैंडविड्थ उतनी कम होगी। ये बात समझ पा रहे हैं, बात कुछ कुछ? यस सर। इसी वजह से जो मोबाइल के भी हैं तो आसपास टावर लगाए जाते हैं जिससे कि एक अच्छी बैंडविड्थ पहुंच सके। और बैंडविड्थ, फ्रीक्वेंसी, ये सब आपस में रिलेटेड है। शायद बैंडविड्थ और फ्रीक्वेंसी आपस में प्रोपोर्शनल होती है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा ही बैंडविड्थ होगी, शायद ऐसा। तो ये टर्म होता है कि आपको कितना बेटर सिग्नल मिल रहा है। तो बैंडविड्थ का मेन मतलब ये है कि अच्छा डीएनएस का हम तुम्हें ये जरा दिखा दें। जैसे हमने तुम्हें बोला कि हर वेबसाइट का एक क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। तो जरा हमारे पास एक जावा का प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम एक आईपी एड्रेस गेट करते हैं किसी वेबसाइट का, तो फिर हम तुम्हें दिखा। तो इसमें हमें रन कराना पड़ेगा, जरा हम करा रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए मैं फेसबुक की करनी है, कोई भी मान लो,
एक प्रोग्राम है हमारे पास, हम उसके थ्रू चला रहे हैं, ठीक है, तो आप इसमें तो टेंशन ना लो ऐसे। आप बस ये देखिए आईपी एड्रेस के थ्रू हम एसेस कैसे कर सकते हैं। कोई अपने स्कूल की साइट चाहे तो वो भी बता सकते हैं। क्या आपके साइट की है बेबी? आपके स्कूल की साइट की वेबसाइट पता है क्या लिखते हो? सर www.mariampur.school.org कुछ ऐसे ही था सर। अच्छा देखते हैं जरा, चलो हम पहले साइट ही चेक कर लेते हैं। देखिए ये जैसे हमने ब्राउजर ओपन किया और हमने इनके स्कूल की साइट चेक की www.mariampur.school.org। जरा हम ये चेक करते हैं। नहीं ये तो नहीं है बेटा। अच्छा स्कूल की स्पेलिंग भी गलत है। ठीक है यही है। देखिए इनके स्कूल के हमने जब ये यूआरएल पूरी डाली तो स्कूल का इनका ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। अभी आप देख लीजिए कैसे ओपन होकर आ रहा है। तब तक हम उधर ये मान लो इनकी साइट ओपन होकर है, यही है ना आपकी साइट? यस यस ठीक है, तो ये इनकी साइट है ऐसे। अब देखिए हम अपने उस पर आए अगर, तो यहाँ पर हमने डाला मरियमपुर school.org। तो इनके वेबसाइट का जो आईपी एड्रेस है बेटा वो ये है 99.86 करके। इसको हमने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद फिर से हम ब्राउजर में गए। देखिए ये इनके स्कूल की साइट थी, हमने एक दूसरी टैब ओपन की, दिख रही होगी आपको। और यहाँ पर देखिए एड्रेस बार में आपके हमने mariampur.school.com नहीं डाला, क्या लिखा है आईपी एड्रेस के बाद। दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। एड्रेस बार में केवल आईपी एड्रेस इनपुट किया और इंटर किया। एक मिनट बेटा, बट इसमें ये दिक्कत आ रही है, हो सकता है सही ना करवाओ। जरा हम फेसबुक से करके दिखा दे रहे हैं। देखिए एक तो हमने जैसे ये facebook.com किया तो ये चल रहा है, ठीक। इसका हम आईपी एड्रेस जरा गेट करें। www .facebook.com। देखिए इसका आईपी एड्रेस ये है जैसे, और हम ब्राउजर पर गए, दूसरी टैब ओपन की, ये डाला, इंटर किया। देखिए फेसबुक ओपन होकर आ गई कि नहीं। यानी कि हर डोमेन जो वेबसाइट है उसका एक आईपी एड्रेस भी होता है। तो डीएनएस यही काम करता है, जो काम हम इधर करा रहे हैं ना, जैसे फेसबुक से एक आईपी एड्रेस गेट करना, मतलब उससे प्रोग्राम के थ्रू आईपी एड्रेस गेट करना, तो ऐसे ही क्या करता है डीएनएस भी आपके डोमेन से। ये देखिए आपके पास ओपन होकर आ गई फिर से फेसबुक। किसकी बात समझ रहे कि नहीं? तो डीएनएस ये काम करता है क्योंकि जो आपके पास नेट कंप्यूटर कनेक्ट होंगे एक दूसरे से, वो किसके थ्रू कनेक्ट होंगे? बाइनरी नंबर के थ्रू। कम्युनिकेशन बाइनरी के थ्रू स्टैंडर्डाइज होगा। उसके लिए आपको क्या चाहिए? डिजिटल नंबर चाहिए, यानी कि न्यूमेरिक नंबर चाहिए, उसके थ्रू वो उसे बाइनरी में चेंज करता है। अब कोई डाउट हो तो बताओ, अब कोई डाउट हो अगर आप लोगों का। सर तो ये जो है सर डोमेन नेम सिस्टम, सर इससे हाँ। हम लोग आईपी एड्रेस एक्सेस नहीं करते हैं? इस पर आपको कोई काम नहीं करना है, ये डीएनएस ऑटोमेटिक वर्क करता है। जब आप वेब सर्वर यूज करते हो, आप रिक्वेस्ट भेजते हो, आप वेबसाइट सर्च करते हो, तो डीएनएस ऑटोमेटिक, आप जैसे आपने लिखा mariampur.com, तो उसे उसका वो आईपी एड्रेस गेट करेगा, मैपिंग कराता है। डीएनएस के पास सारी आईपी एड्रेस है, वो उसकी मैपिंग कराएगा उसके करेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस से, और वो आईपी एड्रेस प्रोसीड कर देगा सर्वर को। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको कुछ नहीं करना है, मतलब आप डीएनएस के बारे में बस इतना जानिए कि डीएनएस का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम विच मैप्स डोमेन नेम विद करेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस। बस केवल आप इतना समझिए। और सर फिर वो सर्वर को प्रोवाइड कर देता है सर हाँ, वो आईपी सर्वर एड्रेस? को प्रोवाइड करा देगा, तो सर्वर फिर उससे कम्युनिकेशन स्टेबलाइज कर लेगा। सर्वर का भी आईपी एड्रेस होता है, वो क्लाइंट को चला जाएगा,
जब कम्युनिकेशन स्टेबलाइज होता है तो जैसे आप ये बताइए, अगर हम और आप भी आपस में बातचीत कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि हमने अपनी इंफॉर्मेशन दे दी, आपकी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास ना है। तो सर्वर क्लाइंट का भी जब कम्युनिकेशन बनता है तो केवल ऐसा नहीं होता है कि सर्वर ही इंफॉर्मेशन देगा, क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट सर्वर को देता है, तो सर्वर भी अपना आईपी एड्रेस क्लाइंट को देता है, तभी कम्युनिकेशन स्टेबलाइज होगा। आईपी एड्रेस जब सर्वर रिक्वेस्ट भेजता है तो सर्वर का क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, तो क्लाइंट का आईपी एड्रेस सर्वर को जाता है, तो सर्वर ये समझ जाता है कि इस आईपी एड्रेस का सिस्टम हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है, फिर सर्वर अपना आईपी एड्रेस या अपना एड्रेस उस क्लाइंट को भी भेजता है। तो उससे ये होता है कि वो सेम मतलब अलग अलग आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि ये आईपी एड्रेस आपस में कनेक्ट है। वह भी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? यस सर। तो नहीं सर, जैसे उसने सर हमें वेबसाइट का आईपी एड्रेस दिया सर, सर्वर ने आपको एक्सेस नहीं कर देगा लिया बेटा, आपको नहीं देगा बेटा, आपको नहीं देगा सर, वो खुद कांटेक्ट करेगा सर हम लोग को वो इन्फॉर्मेशन हाँ, देने के लिए। मतलब वो कंप्यूटर में कनेक्ट होगा, ठीक है। मतलब आप Yes. क्लाइंट नहीं है, आप तो यूजर हैं, आपका कंप्यूटर क्लाइंट है, सर्वर दूसरा क्लाइंट है। आप जब यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हो, आपका आईपी एड्रेस सर्वर का आईपी एड्रेस यहाँ से गया, सर्वर ने जब रिस्पांस भेजा तो सर्वर का आईपी एड्रेस आपके कंप्यूटर को आया, ठीक है। अब वो चेक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उतना आपको डिटेल में नहीं जाना है। जैसे कुकीज का कॉन्सेप्ट होता है, कुकीज भी आती है। जैसे आप एक कुकीज क्या होती है, एक हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिखाएं तुम्हें। जैसे आपने देखा होगा कि आप जैसे फेसबुक चलाते हो, ठीक है, आप अपने मोबाइल में फेसबुक चला रहे हो, आपकी फेसबुक लॉगिन है, आप फेसबुक ओपन करिए, आपकी विदाउट यूजर नेम पासवर्ड मांग कर ओपन हो जाती है। आप अपनी फेसबुक को क्या करिए, 2 साल ना चलाइए, 2 साल बाद ओपन करिए, आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो कुकीज एक होती है, कुकीज का एक टाइम होता है, उस टाइम में जब कुकीज एक्सपायर कर जाती है तो आपको फिर से ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है। अगर कुकीज एग्जिस्टिंग है तो ऑथेंटिकेट नहीं करना पड़ता है। उतना डिटेल में ना जाए आप लोग, वो बेटर है। हाँ, और कोई डाउट हो छोटा मोटा वो बताएं। ऐसे नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क पूरा आप बीटेक करोगे तो पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे कंप्यूटर नेटवर्क का, ठीक है। मतलब पूरा चैप्टर के मतलब सब्जेक्ट होगा कंप्यूटर नेटवर्क, तो आप पूरी बुक पढ़ोगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें आप इतना जाओगे तो चलते चले जाओगे। हाँ रामांश, कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर है ना यहाँ तक? जब भी हाँ बताओ बताओ बताओ। सर जब भी हम लोग, जैसे कि हमें कोई वेबसाइट बनानी है तो उस वेबसाइट का हमें नाम देना है, तो उसके लिए हमें डोमेन परचेज करना पड़ेगा। डोमेन परचेज करना पड़ेगा जब आप वेबसाइट, देखिए या फिर हाँ, आप जब वेबसाइट लेते हो तो जैसे आपने कोई भी ramanshtripathi.com किया तो डोमेन होता है केवल डोमेन होता है .com। रामांश त्रिपाठी है आपके वेबसाइट का नेम, ठीक है। और डोमेन परचेज करोगे तो डोमेन केवल एक नामकरण होता है, ठीक है, नामनकरण हो गया। मतलब डोमेन से आपका नाम तो हो गया लेकिन वेबसाइट अभी देख नहीं पाएगा। वेबसाइट देखने के लिए आपको सर्वर लेना पड़ता है, सर्वर लेने का मतलब आपको वेबसाइट होस्ट करनी पड़ती है। तो एक सर्वर से आपको थोड़ी सी होस्टिंग खरीदनी पड़ती है, उस सर्वर पर आपकी वेबसाइट अपलोड हो जाती है, फिर आपकी सर्वर विजुअल होती है, मतलब वेबसाइट विजुअल होती है। ये होता है सिस्टम। तो सर हमें डोमेन इसलिए चाहिए होता है क्योंकि उसे आईपी एड्रेस चाहिए, और जो आईपी एड्रेस से हमारी कम्युनिकेशन। हाँ, डोमेन इसलिए कि उसकी आईपी एड्रेस चाहिए, और फिर उसे में जब अपने पेज को हम सर्वर पर अपलोड कर देंगे तब आपके सर्वर मतलब तब आपकी वेबसाइट दिखेगी। अब केवल डोमेन लेने से आपकी वेबसाइट नहीं दिखेगी। और हाँ, तो अच्छा, कल हम लोग कवर करेंगे नेटवर्क हार्डवेयर एंड डिवाइसेस। मतलब आज इतना हो गया, तो कल हम लोग ये भी कंपोनेंट के ही पार्ट है। तो ये चीजें, इसको हम लोग डिटेल में एक एक चीज जानेंगे। एनआईसी क्या है, हब क्या है, स्विच क्या है, ब्रिज क्या है, राउटर क्या है, वाईफाई कार्ड, गेटवे, एक्सेस पॉइंट, ठीक है। इनसे क्वेश्चन आपके इंटर में बनते हैं, तो वो आपके स्विच, ब्रिज, राउटर, हब ये सब पूछे जाते हैं, तो वो चीज हम लोग देखेंगे। आज की क्लास में अगर कोई डाउट हो तो तुम क्वेश्चन व्हाट्सएप पर भी करके हमसे पूछ सकते हो चाहो तो, ठीक है। साक्षी, तुमने आज कुछ नहीं पूछा, कुछ पूछना हो तो बताओ। साक्षी? नो सर। समझ में आ गया? नो सर। देखो, यस सर। एक चीज समझ लो, ये स्लाइड हम तुम्हें भेज देंगे, हमारे हिसाब से तो आप स्लाइड से ही पढ़ो केवल। अगर आप उससे बुक में जाओगे तो बुक में क्या है कि उन्होंने 2-3 चीजें एकदम मिक्स करके रखी हुई है आपके सुनता अरोरा में। जैसे नोड और होस्ट को एक ही बना दिया उन्होंने, ठीक है। कम्युनिकेशन मीडियम और कम्युनिकेशन चैनल एक ही बना दिया, जबकि दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो उतना कंफ्यूजिंग ना हो तो बेटर होगा,
ठीक है, इसका पीडीएफ अभी हम शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर कल अच्छा टाइमिंग क्या 2 बजे? संडे है कल कि 11 बजे? यस सर, 11 बजे ठीक है। ठीक है, 11 बजे रखते हैं, कल मंडे से चेंज करेंगे। ठीक है, कल 11 बजे। ठीक ठीक, ओके बेटा, थैंक यू।